हाँ, हम लाइव आ गए। आतुर हृदय आतुर हृदय करता विनय, कुछ आपका उद्गार हो, कुछ पथ प्रदर्शित आज हो, आशा की लो उजियार हो। आप आए यहाँ शुक्रिया मेहरबा, क्या कहें आपको, हम हुए हैं आज बेजुबा। ये सभा हर्ष से तरबतर हो गई, नूर से भर गया है सारा शमा। सलील प्रभा पत्रिका के लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अतिथि देवो भवा कहती भारत की परंपरा, आप सभी का शब्दों से स्वागत कर हम भी निभा रहे वक्त। सभी अपने माइक बंद कर लें। अतिथि हैं श्री पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी अपने माइक बंद कर लें। हम भारत के हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री संजीव जायसवाल जी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप वरिष्ठ बाल साहित्यकार, हमें सानिध्य यहाँ पर मिलकर हैं, और संपादक हमारे साथ हैं श्री प्राकेश कातिर साहब उदयपुर से हैं, और संयोजक हैं इसकी सभी डॉक्टर भंडारी, जो कि सलूपर से हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूंगी। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री पंकज चतुर्वेदी जी। जैसा कि मैंने बताया कि वो सहायक संपादक है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के। आपकी हम अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, आप एमएससी हैं गणित में, साथ ही में आपने एमजीएमसी का कोर्स किया हुआ है, बीएससी है भौतिक रसायन और गणित में, संस्कृत में भी आपको प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है, कंप्यूटर आप हिंदी व अंग्रेजी में काम करने का आपको काफी ज्ञान है। साथ में अगर भाषा ज्ञान की बात करें आपकी, तो आप हिंदी अंग्रेजी में बोलना लिखना, बांग्ला गुजराती मराठी आदि भाषाओं को आप जानते हैं। इसके साथ ही आपके अगर प्रशासनिक और अध्यापकीय अनुभव काफी लंबा आपको अनुभव रहा है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहूंगी। आप डीपीपी सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए देश भर में शिक्षकों की 125 से भी अधिक कार्यशालाओं का आप संचालन कर चुके हैं। आप यूनिसेफ लखनऊ और भोपाल के लिए बच्चों की पुस्तकें विकसित करने के लिए 4 कार्यशालाओं का आपने संचालन किया है। आप यूनिसेफ के लिए बच्चों के रचनात्मक लेखन की कई कार्यशालाओं का भी संचालन कर चुके हैं। आप विषय विशेषज्ञ यूनिसेफ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की रीडर्स डेवलपमेंट कार्यशाला के। इसके साथ ही आप टेक महिंद्रा के लिए दिल्ली के एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी कार्यशालाओं का आयोजन आप कर सके हैं। आपको कई सम्मान कई पुरस्कार आपको मिले हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश का आंचलिक पत्रकार संघ द्वारा वर्ष 1991 के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार आपको मिला है। षष्ठम विश्व पर्यावरण महासम्मेलन 1997 में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान आपको मिला है। राजीव गांधी एक्सीलेंसी अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली 29 जून 2011 को आपको मिला है। एनसी ईआरटी के लिए तैयार ऑडियो कार्यक्रम को श्रेष्ठ पुरस्कार वर्ष 2008 में आपको दिया गया। साहित्य अकादमी के वार्षिक आयोजन फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2012 में बाल साहित्य रचना पाठ के लिए आपको आमंत्रित किया गया। 2016 को डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे बाल साहित्य सम्मान, और 2016 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पर्यावरण सम्मान आपको मिला है। एबीपी न्यूज द्वारा भी आपको 2014 का श्रेष्ठ हिंदी ब्लॉग सम्मान आपको मिल चुका है। बहुत लंबी लिस्ट है सर के सम्मान की। हम आपका स्वागत करते हैं सर, आपका सम्मान करते हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आपका सानिध्य हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। साथ ही में आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री संजीव जायसवाल जी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। एक वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं। आप पूर्व आईआरपीएस अधिकारी निदेशक आरडीएसओ के पद से सेवानिवृत्त हैं। साथ ही आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 1050 से अधिक कहानियां आपके व्यंग प्रकाशित हो चुके हैं। 12 कहानी संग्रह, 12 उपन्यास, 2 व्यंग संग्रह और 29 चित्र कथाएं आपके प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको काफी पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से भारत सरकार का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार रिकॉर्ड आपको 2 बार मिला है, वर्ष 2005 में और 2010 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 2 लाख रुपए का बाल साहित्य भारती पुरस्कार 2018 में आपको मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का टूर पुरस्कार वर्ष 2005 में, पंडित सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार वर्ष 2010 में, तथा अमृतलाल नागर कथा सम्मान 2013 में आपको मिला है। रेल मंत्रालय का प्रेमचंद पुरस्कार 2015 में, शब्दनिष्ठा सम्मान 2019 में आपको मिला है। इसके साथ ही आपने सीबीटी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय लेखन प्रतियोगिता 2016 में वैज्ञानिक प्रबोध कुमार जी का माइक ऑन है।
उपन्यास रेडसन के लिए एरियल का प्रथम पुरस्कार और अखिल भारतीय स्तर की कई कहानियों के लिए आपको प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। आपने कई भाषाओं में अपने अनुवाद भी आपने किया है और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हम सम्मान करते हैं सर। और आज के इस कार्यक्रम में हमें यहाँ पर सानिध्य मिल रहा है श्री प्रबोध कुमार गोविल साहब का जयपुर से। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार है और अगर हम बात करें आज जिस सलील प्रभा का हम यहाँ पर लोकार्पण करेंगे वो श्री प्रबोध कुमार गोविल सर पर ही केंद्रित है। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। हम उनका भी स्वागत और सम्मान करते हैं। आप प्रोफेसर और निदेशक संचार और पत्रकारिता ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आपने आपकी प्रकाशित कृतियों की, आपने उपन्यास भी आपने कई लिखे हैं, कहानी संग्रह आपके, लघु कथा संग्रह, कविता संग्रह, नाटक है, संस्मरण है, निबंध है, आपके बाल साहित्य है और आपको कई सम्मान पुरस्कार मिले हैं जिसमें पत्रकारिता में अखिल भारतीय स्वर्ण पदक आपको मुंबई 1980 में मिला। पुस्तक अपना बोझा अपने कंधे की पांडुलिपि को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण शिक्षा संचालनालय का पुरस्कार 1980 में आपको दिया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा भाषा सम्मेलन में आपको पुरस्कार मिल दिया गया। आपके पुरस्कार के सम्मान की काफी लंबी सूची है, शायद मैं अगर उसको पढ़ूंगी तो बहुत सारा समय इसमें चला जाएगा। हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि आज हमें आपका सम्मान यहाँ पर मिल रहा है, आपका सानिध्य हमें यहाँ पर मिल रहा है। और हमारे साथ है श्री प्रकाश तातेर साहब जो कि उदयपुर से हैं। सर का अगर मैं परिचय की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं सर का परिचय यही देना चाहूंगी कि जो हमारी मासिक ये सलील प्रभा वार्षिकी का संपादन 2016 से आप करते आ रहे हैं। वर्ष 2018 से बच्चों का देश मासिक पत्रिका का संपादन आप करते आ रहे हैं और आपकी प्रकाशाधीन है बाल कविताएं और पहेलियों की पुस्तक। और इसके साथ ही आपको कई साहित्यिक सम्मान आपको मिल चुके हैं। आपका बहुत लंबा साहित्यिक सफरनामा है जिसमें आपकी कविताएं भी हैं और पत्र पत्रिकाओं में कई लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपका सानिध्य हमें यहाँ पर मिल रहा है। हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं सर, आपका सम्मान करते हैं। स्वागत सभी का। अब मैं बात करूँ, थैंक यू सर। अब मैं बात करूंगी इस पत्रिका लोकार्पण वेबिनार की संयोजक डॉक्टर बिमला भंडारी जी की। हम सभी जानते हैं कि वो एक नाम नहीं है, एक पूरी संस्था है। उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, जहाँ नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, मैं उस भविष्य के स्वर्णिम की एक आशा की चिंगारी हूँ। हाँ मैं आज के युग की नारी हूँ, हाँ मैं आज के युग की नारी हूँ। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि आदरणीय डॉक्टर बिमला भंडारी जी विश्व की 111 हिंदी लेखिकाओं में अपना नाम लिखवाने वाली, राजस्थान में जानी पहचानी उदयपुर और सेलम्बर क्षेत्र में कार्यरत। बच्चों के लिए बाल साहित्य के लिए वो काम करती रहती हैं। कई बच्चों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं ताकि बच्चे उसमें भाग लें, बच्चे कहानी लिखना सीखें, बच्चे नाटक लिखना सीखें। और सबसे बड़ी बात, उनके कई बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, बाल उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और उनके शोध ग्रंथ सलुम्बर का इतिहास मेवाड़ का प्रमुख ठिकाना 1999 में हुआ। हिंदी व राजस्थानी में साहित्य सर्जन वो करती आ रही हैं और उनके बहुत सम्मान करते हैं आज हमारे इस पटल पर। आप सभी का स्वागत है और आपका सम्मान। और सबके लिए यही कहना चाहूंगी कि सरल सुरीले लोग हैं केसरिया मनोहार, सरल सुरीले लोग हैं केसरिया मनोहार, न्यौछावर जी जान से पाहुन आए द्वार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और समय ज्यादा ना लेते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सलीला संस्था और पत्रिका के परिचय के लिए मैं इन पंक्तियों के साथ यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ श्री प्रकाश तातेर सर को कि एक लेखक कौन होता है, क्योंकि सर ने कई पत्रिकाओं का संपादक किया, सलील प्रभा का भी कर रहे हैं। एक लेखक कौन होता है? वो जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान ले, वो जो हंसी के पीछे का दर्द भी जान ले, वो जो हर रोज नई सोच का पैगाम दे, वो जो हर व्यक्ति के ख्वाबों को उड़ान दे। हमारे ख्वाबों को उड़ान देते हैं श्री प्रकाश तातेर सर। इसी के साथ मैं उनको आमंत्रित करती बहुत बहुत स्वागत सभी मंचासीन अतिथियों का। आज के हमारे इस कार्यक्रम में श्री संजय जायसवाल जी का हमें अध्यक्षीय सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में
एनबीटी के सहायक संपादक श्री पंकज जी चतुर्वेदी, जिनके परिचय के बारे में हमने अभी सुना और बहुत अधिक प्रभावित हुए, और जिस पत्रिका का मुझे संपादन का अवसर विगत 5 वर्षों से मिल रहा है, वह सलीला संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर विमला जी भंडारी की पारखी नजरों का ही असर है कि उनका मेरा यूं ही आकस्मिक परिचय हुआ और उसके बाद में ये काम और हमारा संस्था के साथ एक घनिष्ठ जुड़ाव बना हुआ है। यह जो अंक है विशेष रूप से 2021 वाला, यह वरिष्ठ साहित्यकार प्रबोध कुमार जी गोविल की रचनाओं पर केंद्रित है। जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग साहित्यकारों पर केंद्रित अंक प्रकाशित करते रहे हैं। ये एक अच्छा क्रम है कि एक व्यक्ति की रचनाएं 1 पेज 2 पेज तक किसी पत्रिका में प्रकाशित होती है, कहानी है तो 3-4 पेज तक, पर उस पर अगर उसकी श्रेष्ठ चयनित रचनाएं किसी एक पत्रिका में एक साथ हो तो ये उसके लिए भी और अन्य पाठकों के लिए भी और आगे जो शोधार्थी हैं उनके लिए भी वह एक बड़ी अमूल्य निधि बन जाती है। इस दृष्टि से यह क्रम 2015 से चल रहा है। पहले सुधा जौहरी, चांद मोहम्मद गोसी, सावित्री चौधरी, संगीता सेठी और मुरलीधर वैष्णव पर केंद्रित अंक प्रकाशित हो चुके हैं इसी क्रम में। तो आज हम जिसका लोकार्पण अभी होने जा रहा है, मैं समझता हूं कि उस पर कुछ बात करने के पहले मैं सलीला संस्था के बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। यही एक मौका है जो ग्रामीण आदिवासी अंचल की यह संस्था 28 वर्ष पूर्व स्थापित हुई और कोई ये एक ऐसा अंचल है जहां महिलाएं आज भी घूंघट निकालती हैं। और तो 28 वर्ष पूर्व की स्थिति की तो हम सहज कल्पना कर सकते हैं। उस समय किसी महिला द्वारा संस्था की स्थापना करना ऐसे ग्रामीण अंचल में, और वह भी साहित्यिक संस्था और विशेष रूप से बाल साहित्य पर केंद्रित काम करना, अपने आप में एक अनूठा साहसिक कदम था। और वह कदम इस बखूबी से बराबर चलता रहा कि आज आपके इसमें जब अपन बात कर रहे हैं तो अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों में मान सकते हैं। अनेक कीर्तिमान है और विमला जी का कुशल नेतृत्व और सुनियोजित प्रबंधन की वजह से राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन का सलूम्बर जैसी छोटी जगह में सफल आयोजन करना, अब तक 11 सम्मेलन वहां आयोजित हो चुके हैं। ये कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण से 2 वर्ष से हम इस नई तकनीक वेबिनार का उपयोग कर रहे हैं। इसका भी अपना एक अलग लाभ है। इससे उसमें सलूम्बर तक जो लोग पहुंच पाते वही उससे अधिक लाभान्वित होते, किंतु इससे देश भर के जाने अनजाने सभी जो रुचिशील है और आपका जो सलीला की वजह से एक व्यापक देश भर में पहचान है, एक दायरा है, वे सभी लोग अभी जुड़े हुए हैं और इस आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। ये जो 12वां आयोजन आज हो रहा है, इसका उदयपुर में हो चुका है कुछ महीनों पहले, और ये उसका दूसरा चरण अपन मान सकते हैं। इसके अंतर्गत आज जो इनकी वार्षिक पत्रिका है सलील प्रवाह, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। इस पत्रिका की प्रतियां मैं समझता हूं कि काफी सदस्यों तक और जो मंच पर उपस्थित हैं उनके भी कर कमलों में पहुंच गई हैं, और यदि सामने उपलब्ध है तो हम सभी एक बार उसको प्रदर्शित कर लें तो उसे एक लोकार्पण के समकक्ष माना जा सकता है। और फिर ही मैं उस पर 2 मिनट और बात करूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सबकी सहमति हो तो आप अपनी अपनी स्थान पर उस पत्रिका को मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और हम क्योंकि जिस प्रकार की तकनीक है उसमें इसे ही लोकार्पण मानते हुए आगे इसके ऊपर
कुछ चर्चा और कर ली जाए। सलीला संस्था के जो प्रमुख कार्य हैं और जिससे उनकी पहचान बनी, वह वास्तव में बाल साहित्यकार सम्मेलन ही है। और सम्मेलन में ही अनेक सत्र होते हैं और हर वर्ष कुछ नयापन लिए हुए उसमें कार्यक्रम होते हैं। बाल लेखन कार्यशाला, कभी कविताओं का मंचन बच्चों द्वारा, कभी नाटिका का, और इस पत्रिका का प्रकाशन से देश भर के लोग इससे जुड़े रहते हैं। ये जो अंक अभी हमने लोकार्पित हुआ है, मैं बताऊं कि यह बहुआयामी साहित्यकार प्रबोध कुमार जी गोविल पर केंद्रित है। इसमें उनका साक्षात्कार है, एक परिचय पर लिखा हुआ आलेख है जो फारूक आफरीदी जी ने लिखा है, और बहुत ही सारगर्भित रूप में आपके व्यक्तित्व को उसमें झलक मिलती है। इसके अलावा आपकी प्रतिनिधि रचना के रूप में हर विधा की रचना को स्थान देने का प्रयास किया गया है। बाल कहानी, जीवनी अंश, संस्मरण, बाल कविता, बाल उपन्यास और लघु कथा। तो अंक जिनके हाथों में पहुंचा है वे निश्चित ही इससे लाभान्वित हुए होंगे, हो रहे होंगे, और उसकी प्रतिक्रियाएं तो हमें वर्ष पर्यंत मिलती रहती है। तो मैं आगे बताना चाहूंगा कि इस अंक में अन्य रचनाकारों की भी चयनित रचनाएं हैं, और हर वर्ष की तरह जो संस्था के अन्य कार्यक्रम है उन सब की रिपोर्टिंग है इसमें, और अन्य जो कुछ पुरस्कार इस आयोजन के अवसर पर दिए जाते हैं उनका भी विवरण है। साहित्य रत्न सम्मान, शिखर सम्मान, मेवाड़ गौरव, इस तरह के भी कुछ विशेष कार्यक्रम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे उल्लेखनीय चीज एक और है कि सलीला संस्था प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय लेखन की प्रतियोगिता करती है। अलग अलग विधाओं में हर वर्ष ये प्रतियोगिता होती है। अब तक बाल कहानी, बाल एकांकी, यात्रा वृतांत और पत्र लेखन, इन सब विधाओं में हो चुका है। और इस वर्ष जो हुई थी प्रतियोगिता वह आत्मकथा लिखना था, यानी कि बच्चों को हम कोई ज्ञान की बात बताना चाहें, उसे सीधे सीधे कहें तो वो लेख के रूप में हो जाती है, पर यदि वह वस्तु स्वयं अपना परिचय रोचक शैली में दे तो वह आत्मकथा का स्वरूप बच्चों को बहुत लुभाता है और बहुत रोचक लगता है, अच्छा लगता है। इस विधा को भी, ये जो विधाएं कुछ अप्रचलित हो रही हैं, दुर्लभ हो रही हैं, उन्हें इस संस्था के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से श्रेष्ठ रचनाएं सामने आ रही हैं, और उसके बाद उनको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना और उसको बाल साहित्य के रूप में उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, जिसे विमला जी मनोयोग पूर्वक साल भर लगे रहते हैं, और किस किस से सहयोग लेना है, कैसे लेना है, इस सब बात को लेते हुए इस एक टीम वर्क के रूप में इसे पूरा करते हैं। और इस वर्ष भी यह कार्य काफी सफलता की ओर है। मैं इस प्रकार ये सलीला संस्था और ये कार्यक्रम सब आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं, और देश भर के लोग इसके साथ इस प्रकार महसूस करते हैं कि हम ही इस परिवार के सदस्य हैं। और जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो सबकी इच्छा होती है हम प्रत्यक्ष मिलें और आपस में चर्चा करें, कुछ एक दूसरे को जाने समझे, और चिंतन मंथन से जो निकलता है उसे हम आगे इस साहित्यिक संसार को भेंट करें। और उसकी वजह से मैं बताना चाहूंगा कि विमला जी के व्यक्तित्व में अध्ययनशीलता का एक बहुत अच्छा गुण है कि वे निरंतर, मेरी उनसे चर्चा होती रहती है, बताते कि अभी मैंने ये पुस्तक पूरी की है और आज अभी ये पुस्तक चल रही है। तो उनकी जो अध्ययनशीलता की वजह से ये कभी नित्य नूतन रहते हैं और अपडेट रहते हैं बराबर। उसके अलावा चिंतनशील है, केवल पढ़ना ही नहीं, उसके अलावा सोचते हैं और बड़ा समाज के लिए उपयोगी सोचते हैं, और उस सोच को कलम के द्वारा कागज के ऊपर उतार करके लेखन करते हैं। और लेखन का एक निश्चित उद्देश्य है आपका कि मुझे आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना है और उन्हें देश और समाज के लिए एक योग्य बनाना है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के ये संस्था और इनके संस्थापक और इनकी पूरी टीम काम कर रही है। मुझे भी इनके साथ जुड़ने का अवसर मिला
और आज के इस आयोजन में आप सब विद्वानों को सुनने का अवसर मिला है। मैं उस सब के लिए भी आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं रेणु जी का के संयोजन का तो बहुत ही प्रशंसक हूँ, क्योंकि इतना सदा हुआ संयोजक और जहां जिस मौके पे जितना शब्द और वाक्य बोलने हैं उतना बोलना और सबको बराबर जोड़े रखना। और पिछले साल भी आपके हमने काफी संयोजन देखे और हर बार उसके ऊपर सभी की देश भर से प्रतिक्रियाएं आई और मैंने वे सारी प्रतिक्रियाएं पटल से आपको भेजी, तो आपने उनको सहजता से लिया। यानी कि कहीं मुझे नहीं लगा कि उनको सुन के देख करके आप अत्यधिक कुछ हो रहा हो। तो ठीक है, जैसा लोग महसूस करते हैं कहते हैं, पर मैं तो कोशिश कर रही हूँ अभी बस उसको इतनी सहजता से ग्रहण करना। मैं एक बार फिर आप सबका विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा हाथ नहीं जोड़ पाऊंगा क्योंकि मैं मोबाइल पे ही काम कर रहा हूँ। आप मेरी भावनाओं मेरे शब्दों को स्वीकार करें। आप सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जिस तरीके से अभी पत्रिका का लोकार्पण यहाँ पे हुआ, मैं पत्रिका के लिए यही कह सकती हूँ, खुदा से इश्क करने की रिवायत मानती हूँ मैं, रेणु जी माइक नहीं जिनको चल रहा है। मोहब्बत है। जी सर, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, बिल्कुल खुदा साफ से आवाज आ इश्क रही है। करने की रिवायत मानती हूँ मैं, जिनको मोहब्बत है लफ्ज पन्नों किताबों से, उनके लिए पुस्तक एक तोहफा है, ऐसी इनायत रेणु जी मानती आपका हूँ। माइक नहीं चल रहा है। नहीं सर, ऑन है माइक मेरा। सर आवाज दीदी, माइक ऑन है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं विषय प्रवर्तन के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूंगी इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर विमला भंडारी दीदी को, कि लेखिका हूँ, लिखने का शौक रखती हूँ, लेखिका हूँ, लिखने का शौक रखती हूँ, विचारों को संजोकर एक नई पहचान लिखती हूँ, शब्दों की ताकत और कलम की मजबूती रखती हूँ। डॉक्टर विमला भंडारी दीदी। हाँ दीदी, दीदी हेलो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ, आप सभी से सादर अभिवादन। सलिल प्रवाह लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़े हमारे माननीय मुख्य अतिथि पंकज चतुर्वेदी जी, अध्यक्षता कर रहे माननीय संजीव जी जायसवाल सर, और जिनके सानिध्य में हम कार्यक्रम कर रहे हैं प्रबोध कुमार जी गोविल साहब, पत्रिका के संपादक प्रकाश जी तातेड़ साहब, और संचालन कर रही रेणु जी। इसके अलावा भी हमारे आउट स्टूडियो रूम के अंदर पधारे हुए आदरणीय दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी और योगेश कनवा जी, और हमारे साथ आगामी समय में जुड़ने वाले माननीय फारूक आफरीदी साहब, और इसके साथ जो लाइव स्ट्रीम से हमारे जुड़े हुए हैं और जिनके चूंकि मैसेज आते हैं वही उपस्थिति यहाँ दर्ज होती है, तो वो है हमारे रजनीकांत जी शुक्ल साहब, सुधा जुगरान, सुधा आदेश, डॉक्टर राकेश चक्र, पी दयाल, कुमुद वर्मा, प्रीति प्रवीण खरे, शंकरलाल जी पंडिया, ओम प्रकाश जी तंवर, योगेश कनवा और हरसन मेघवाल आदि कई लोग जुड़े हुए मैं देख रही हूँ। इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सलीला संस्था की ये जो पत्रिका है पिछले लगभग 12 सालों से निरंतर प्रकाशित हो रही है, और एक समय था जब ये साधारण पत्रिका की तरह ही प्रकाशित होती थी, किंतु 2015 के बाद यह एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित होने लगी। और इस बार जैसा कि आपने लोकार्पण के वक्त भी देखा कि आदरणीय प्रबोध कुमार जी गोविल के बाल साहित्य पर इसको केंद्रित किया गया। इस और मैं कहना चाहूंगी कि प्रबोध कुमार जी गोविल को ही क्यों चुना गया।
राजस्थान के अंदर बहुत सारे बाल साहित्यकार हैं और उन्होंने बहुत बाल साहित्य के क्षेत्र में काम किया है, काफी उनका नाम भी है। किंतु कुछ बाल साहित्यकार ऐसे हैं जो इतर विधाओं में तो बहुत जाने जाते हैं, किंतु बाल साहित्य के क्षेत्र में उनका काम जो है वो हाईलाइट नहीं है, लाइमलाइट पर नहीं है, लोग जानते नहीं है उनके बारे में। और खासतौर से रिसर्च स्कॉलर्स को लेकर के ये रहती है कि वो ले दे करके उन्हीं पुराने विषयों के ऊपर अपना शोध अध्ययन करते हैं और उसी की सामग्री ढूंढते तराशते हैं। बाल साहित्य का वर्तमान समय को में कैसे रेखांकित हो, इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा है, क्योंकि साहित्य अकादमी जो होती है वो वर्ष का एक मोनोग्राम प्रकाशित करती है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। किंतु हमारी सलीला संस्था भी है, छोटी है चाहे संस्था, किंतु ये काम तो कर ही सकती है। तो हम जन सहयोग से जैसे भी जुटा करके और एक विशेषांक किसी बाल साहित्यकार पर केंद्रित क्यों न करें, ऐसा विचार मन में आया और उसके बाद हम बाल साहित्य पर हम ये विशेषांक केंद्रित करने लगे। एक ऐसे बाल साहित्यकार की खोज हमें होने लगी जिसका बाल साहित्य इतना अधिक लाइमलाइट में नहीं आया, किंतु उसने जितना भी लिखा वो पूरा गुणवत्ता वाला लिखा है। तो इसी कड़ी के अंदर इस बार प्रबोध कुमार जी गोविल का जो है बाल साहित्य हमने इसके 16 या 17 पृष्ठों में देने की कोशिश की है, जिसके अंदर एक उनका साक्षात्कार भी है और बाकी उनकी साहित्यिक पुस्तकों का परिचय भी है। बाल साहित्य तो उसमें रेखांकित है ही। सलील प्रवाह के लोकार्पण के अलावा भी हम ये पत्रिका तैयार करने के अलावा भी बाल साहित्य की जो पुस्तकें हैं उनका लोकार्पण भी करवाते हैं। सलीला संस्था के माध्यम से जो लोग जुटते हैं हमारे कार्यक्रम में, उनकी बाल पत्रिकाएं आती हैं, उन पर लोकार्पण होता है और उन पर चर्चा होता है, क्योंकि चर्चा होना बहुत जरूरी है। जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक मालूम नहीं चलेगा कि किस तरह का और कैसा बाल साहित्य और क्या प्रकाशन हो रहा है। इसके साथ साथ एक कार्य संस्था और करती है, वो है सम्मान और पुरस्कार का। बाल साहित्य की पुस्तकें, चूंकि मैं बाल साहित्य पे काम करती हूँ तो वर्ष भर हमारे यहाँ आती रहती हैं। पहले तो संस्था के द्वारा आमंत्रित भी की जाती थी पुस्तकें और उनका जजमेंट भी कराया जाता था और मूल्यांकन कराने के बाद उनको सम्मानित किया जाता था। आजकल साल भर इतनी पुस्तकें आती हैं कि उनको पढ़ने का मुझे शौक है ही है। मैं पढ़ती हूँ, करीब करीब सभी पुस्तकों को देखती हूँ। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो दिमाग में अंकित होकर के रह जाती हैं। साल भर या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद जब भी मुझे याद आता है, आंखें मूंदती हैं कि कौन सी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जो मुझे ध्यान में आ रही हैं और उस पल जो मेरे दिमाग में आती हैं पुस्तकें, तो मैं सोचती हूँ वाकई में वो पुस्तकें सराहनीय है, क्योंकि 3 साल बाद भी इतना सब कुछ पढ़ने के बाद वो मेरी स्मृति में रही और उनकी एक लिस्ट बनती है, हमारी पैनल में रखी जाती है और उसके आधार पर वो पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाती हैं और उनका सिलेक्शन होता है। बाल साहित्य के अलावा इतर साहित्य की जो पुस्तकें होती हैं उनको भी हम पुरस्कृत करते हैं। ये एक अंग है और बाकी काफी कुछ सलीला संस्था कार्य करती है, कार्यशाला, पुस्तक प्रदर्शनी वगैरह, ये तातेड़ साहब ने आपको बता ही दिया है। कुछ जो छूटा है उसके अंदर यह है कि जैसे विधागत हम प्रतियोगिता भी कराते हैं, बाल साहित्य की वो विधाओं पे काम करते हैं जिन विधाओं पे अधिक काम नहीं होता है और लोग नहीं जानते, उनकी पुस्तकें नहीं आती हैं, उन पर प्रतियोगिता करवाते हैं, उनके मंगाए जाते हैं और बकायदा उनका मूल्यांकन कराया जाता है। और 2 स्तर पे उनका मूल्यांकन होता था अब तक, क्योंकि जब सैद्धांतिक मूल्यांकन हो जाता था तो प्रायोगिक मूल्यांकन के लिए वो स्कूल में भी बालकों के पास पढ़ने के लिए भेजी जाती थी और इस तरह से उन लोगों को पुरस्कार और सम्मान दिया जाता था। तो एक छोटा छोटे स्तर पर सलीला संस्था अपना कार्य करती रही और इसके बाद जो प्रतियोगिता में विजेता रहे या कुछ और भी जिन्होंने इस विधा के अंदर कार्य किया है, वरिष्ठ बाल साहित्यकारों की रचना आमंत्रित करके उन सब का एक संपादित करके एक संकलन हम लोग प्रकाशित करते रहे हैं।
इस तरह से कितने अंक प्रकाशित हुए हैं वो सारा विवरण आपके पास आता रहा है। मेरे इस संस्था के अंदर काम करने वाले कई हाथ हैं, कई सहयोगी हैं और कई दिमाग हैं, जिनका समय-समय पर मुझे सुझाव मदद सब कुछ मिलती रहती है। मैं एक छोटे काम के लिए भी कभी मोहताज नहीं रहती हूँ कि कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और वो निरंतर कार्य करते हैं। तो सलीला संस्था के कई पहिए हैं जो निरंतर गतिमान हैं और इस संस्था को गतिमान रखे हुए हैं। ये सारे कार्य करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर हमें गति मिलती जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में 2-3 बातें खास हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर पंकज जी चतुर्वेदी जुड़े हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि पंकज जी चतुर्वेदी सलूमबर के अंदर बाल साहित्य राष्ट्रीय बाल साहित्यकार कार्यक्रम आरंभ हुआ था 2010 में डॉक्टर राष्ट्रबंधु के करकमलों से और उनके प्रयास से मैंने इस कार्यक्रम को आरंभ किया था और एक विशाल स्तर पे इस कार्यक्रम हुआ। किंतु 2011 के अंदर नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े। पंकज चतुर्वेदी क्या जुड़े, मेरे तो पूरा का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया बाल साहित्य को देखने, परखने और सोचने का। उन्होंने मुझे कई तरह का, वो करीबन 2 दिन हमारे यहाँ 2 रात हमारे यहाँ मतलब सलूमबर में रुके और उनसे जो बातचीत होती रही, उन्होंने मुझे इतना मेरा जो दृष्टिकोण है इतना व्यापक हो गया इस क्षेत्र में कि मुझे बहुत लाभ मिला उनके साथ से। क्योंकि पंकज जी जो है देश विदेश में घूमने वाले हैं। वह न केवल हिंदी बाल साहित्य की बात करते हैं, वे कई भाषाओं के बाल साहित्य की बात करते हैं, वो भारत के बाल साहित्य की बात करते हैं, वो विदेशों में जो लिखा जा रहा है उस बाल साहित्य की बात करते हैं और अभी वर्तमान में क्या लिखा जा रहा है और कैसा बाल साहित्य होना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो काफी देखने, सोचने और समझने का अवसर उनसे मिलता रहा, किंतु एक लंबा अंतराल जरूर आया है। आज पंकज जी हमारे बीच में हैं, उनको सुनने का भी हमें बहुत आनंद आएगा। इसके साथ ही बाल साहित्य के प्रतिष्ठित और देश भर में ख्याति प्राप्त, इसके अलावा विदेशी कई भाषाओं में प्रकाशित होने वाले एक बाल साहित्य के पुरोधा हमारे बीच में हैं, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनकी लेखनी से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और उनकी लिखे हुए उपन्यास, कहानियां विशेष चाव से मैं पढ़ती हूँ। बच्चे तो पढ़ते ही होंगे, किंतु मेरे भीतर जो बालिका बैठी है, वह भी उसको बहुत चटकारे लेकर के पढ़ती है और वो लेखक हमारे बीच में है संजीव जायसवाल, जो कि लखनऊ से हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी एक-एक पुस्तक का 80-80 विदेशी भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऐसे पुरुषों के हमारे बीच हैं, हम उनकी बातों को भी सुनेंगे और जानेंगे और उनके परामर्श और सुझाव भी हमको अंत में मिलेंगे। हमारे बीच जो साहित्य कर रहे हैं प्रबोध कुमार जी गोविल, उनका भी स्वागत है इस मंच पर। और बाल साहित्य आपने कई विधाओं में काम किया है और कई विधाओं में नाम किया है। बाल साहित्य में आपने उत्तर प्रदेश अकादमी का पुरस्कार भी पाया है और चाहे आपने कम लिखा है बाल साहित्य, किंतु सबसे मजे की बात यह है कि जितना लिखा है बहुत उम्दा लिखा है और निरंतर लिख रहे हैं। मंगल ग्रह के जुगनू वह निरंतर साल की एक उसकी कड़ी छापते हैं और अब तक कितनी कड़ियां हुई है वह बताएंगे अपनी बात में। और उन्हों की हर कड़ी मुझे मिलती रहती है। रंगीन चिकने कागज पे जो पुस्तक प्रकाशित होती है, एक नए तेवर की है, वो बच्चों को आकर्षित करती है और करेगी। बहुत अच्छा कार्य आप बाल साहित्य में कर रहे हैं, किंतु अब तक राजस्थान के लोग ही इतना उनके बारे में नहीं जान रहे थे। तो अब हम चाहते हैं कि इस वेबिनार के माध्यम से देश दुनिया के लोग, हिंदी प्रेमी लोग आपको इस कार्य को आपके जाने। प्रकाश जी तातेड़ हमारे संपादक हैं सलीला संस्था के ही, मतलब सलील प्रवाह के ही नहीं, सलीला संस्था के भी जो गतिविधियां होती हैं उसमें उनका परामर्श मुझे निरंतर मिलता रहता है। और वह एक पहिए के समान ही है हमारे, जो निरंतर इस गाड़ी को खींच रहे हैं और साथ दे रहे हैं।
और तो मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्योंकि उनको पाकर के मुझे लगता है कि सलीला संस्था के सारी कार्यविधियां सुचारू रूप से चलती रहती हैं। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जो कि कोटा से हैं, मृदुल कंठ की हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत विद्वान भी हैं और बहुत पढ़ाकू भी हैं। निरंतर वह स्वाध्याय में रत रहती हैं और यही कारण है कि हर विषय की वह ज्ञाता भी हैं। दिल की बात के अंतर्गत वह हर अलग-अलग विशेषज्ञों को बुलाती रहती हैं ऑनलाइन और उनके इंटरव्यूज लेती रहती हैं। तो वो कई आयामी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है, बहुत विद्वान है और बहुत अच्छा संचालन करती हैं। और सलीला संस्था को उनका जो ये सहयोग मिलता है वो बहुत अच्छा है। हमारे कार्यक्रम में फारूक अफरीदी साहब भी जुड़ेंगे, जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के ओएसडी अधिकारी भी हैं और बाल साहित्य अनुरागी भी हैं। उनके एक पृष्ठ प्रबोध कुमार गोविल पर जो उन्होंने लिखा था वह भी सलील प्रवाह में प्रकाशित हुआ है। दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। योगेश जी कनवा जो हमारे जुड़े हैं, तो ये सब प्रबोध कुमार जी के मित्र भी हैं और विद्वान भी हैं और लेखक मंडल के अनुभवी भी हैं। तो उनका सबका जुड़ना एक बहुत बड़ा कैनवास छोटे से पर्दे पे हमको मिल गया है। ये बहुत शुभ लक्षण है कि ये वेबिनार सफल होगा। आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम आगे गति देते हैं और समय का ध्यान रखते हुए। मन तो बहुत है कि बहुत सारी मन की बात करूं, पर फिर कभी आगे आपसे रूबरू होंगी। अब मैं माइक रेणु जी के हाथ में देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद दीदी। वास्तव में आज हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए खुशकिस्मत हम कि इतने बड़े साहित्यकारों का आज हमें यहाँ पर सानिध्य मिल रहा है। उनको सुनने का हम सभी को यहाँ पर मौका मिलेगा और वास्तव में कहते हैं बच्चों के अंदर अगर बचपन से ही पढ़ने की आदत डाल दी जाए और बहुत ही अच्छी रुचिकर कहानियां कविता उन तक पहुंचाई जाए तो एक बहुत अच्छे भारत की नींव रखी जा सकती है। भारत का भविष्य बहुत ही हमारा सुदृढ़ और अच्छा कहा जा सकता है। आप प्रबोध कुमार गोविल सर जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज की जो इस बार हमने लोकार्पण किया है पत्रिका का वो उनके ऊपर ही केंद्रित है। अब मैं उद्बोधन के लिए उनको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि शब्दों के बहते समुद्र में मैं कलम की नौका पे सवार हूँ, जो सबके मन की बात कह दे मैं वही कलमकार हूँ। प्रबोध कुमार गोविल सर आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम से मध्यस्थ होकर जुड़े हुए श्री पंकज चतुर्वेदी जी, श्री संजीव जायसवाल जी, प्रकाश तातेड़ जी, बिमला जी, रेणु जी और हमारे साथ यहाँ जयपुर से जुड़े हुए श्री दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल। प्रबोध जी आपकी आवाज साफ नहीं है, एक बार ऑडियो देखिए। अच्छा, डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी हाँ, अभी आ रही आवाज नहीं आ रही सर, डिस्टर्बेंस है। अच्छा, एक मिनट सर, आपने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? नहीं, मेरे फोन नहीं लगा रखे। सर क्लियर नहीं आ रही। गोविंद साहब, ऐसा तो नहीं कि आपके आसपास कोई दूसरा मोबाइल या लैपटॉप हो जिसको आपने ऑन कर रखा हो? मोबाइल से था मेरा पास आकर फोटो ही लिया जा रहा था, शायद मैंने भिजवा दिया। अब आ रही है? अब आ रही है? नहीं सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप रेणु जी, क्या ये पॉसिबल है कि एक बार प्रबोध जी लीव कर दें, दोबारा ज्वाइन कर लें तो शायद? बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर, पॉसिबल है। आप एक बार लीव कर लीजिए। एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। जी जी जी।
क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोयल साहब क्या बोल रहे हैं। हम लोग जी सर। उस आनंद से वंचित रह जाते जो अपने रचनात्मकता के बारे में बताते। बिल्कुल सर। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। रेणु जी, जब तक गोविल साहब जुड़े हैं, क्या मुझे आप अनुमति देंगे कि मैं अपनी बात कह दूं, क्योंकि मुझे 6:30 बजे अनुपस्थित हो जाना होगा, एक दूसरा कार्यक्रम है मेरा। ओके, बिमला दीदी। हाँ ठीक है, कोई इसमें ठीक है दिक्कत सर। वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, टाइम का हम यूज कर लेते हैं। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और हमारे बीच स्वागत है, में स्वागत दुर्गा है। प्रसाद अग्रवाल सर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी कॉलेज शिक्षा विभाग से संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त होकर अब लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। एक प्रतिभाशाली आलोचक व संस्कृति कर्मी है के रूप में आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है। और हम इन पंक्तियों के साथ आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि हर जगह इतनी नहीं महका करते, कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है, ऐसी आपकी शख्सियत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणु जी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने पास की एक संस्था से जुड़ पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता विमला जी इस बात को जानती हैं या नहीं। मैं मूलतः उदयपुर का रहने वाला हूँ, और अगर उदयपुर संभाग में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे हर्ष और गर्व की अनुभूति होती है। ये कुछ संयोग रहा है। प्रबोध जी का माइक चालू है। जी प्रबोध जी का माइक नहीं, अब उन्होंने म्यूट कर लिया है। तो मैं अपने संभाग की एक संस्था से आज जुड़कर और उसके एक कार्यक्रम में सहभागिता करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। सलिला संस्था की गतिविधियों के बारे में मैं बहुत लंबे समय से पढ़ता और जानता रहा हूं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे साहित्य की दुनिया में एक ऐसे इलाके पर ये संस्था काम कर रही है जिसको लोग, मुझे कहते हुए संकोच और दुख दोनों है, बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरा संकेत बाल साहित्य की तरफ है। अंततः वो साहित्य है, और जैसा अभी कहा गया, और मैं भी ये मानता हूं कि अगर हम बच्चों में पठन रुचि का ठीक से विकास करें तो वे भविष्य में न केवल अच्छे पाठक, लेखक भी बन सकते हैं, और उनमें नागरिकता के गुणों का विकास भी इसी तरह से हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ इस बात पर उतना जोर नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिए। ऐसे में सलिला संस्था आदरणीय विमला जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसका महत्व और बढ़ जाता है। इस संस्था के बारे में और बातें करने का अवसर बाद में आएगा, लेकिन अभी तो मैं इस सलिला संस्था ने ये जो बहुत सुंदर प्रकाशन किया है और जो मेरे हाथ में भी है, ये जो एक सलिल प्रवाह पत्रिका का हमारे मित्र प्रबोध गोविल जी पर केंद्रित अंक आपने प्रकाशित किया है, इसको देखकर मुझे वाकई बहुत हर्ष की और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रबोध गोविल हमारे समय के एक ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिन्होंने न केवल करीब करीब सारी विधाओं में लिखा है, वे विधाओं के जाल से बाहर निकलकर भी बहुत कुछ अनूठा करते रहते हैं। ऐसे में सलिल प्रवाह पत्रिका ने ये जो उन पर एक विशेषांक केंद्रित किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और मुझे लगता है कि जो लोग अब तक भी प्रबोध गोविल जी के काम से परिचित नहीं है, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होंगे, वे लोग उनके काम से परिचित होंगे, और जो लोग परिचित हैं उन्हें उनके काम के और नए आयाम देखने को मिलेंगे। तो मैं विमला जी को और सलिला संस्था को इस प्रकाशन के लिए बधाई देता हूं, और प्रबोध गोविल जी का एक पुराना मित्र होने के नाते उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं।
प्रबोध गोविल जी का व्यक्तित्व मुझे बहुत तरह से चकित करता है। कितने सारे कामों में व्यस्त रहते हैं वे, और उस सब के बाद भी अपने इस पुराने शौक लेखन के लिए वे समय निकालते हैं और नित नए प्रयोग करते रहते हैं। इस उम्र में जहां आदमी थक जाता है और रूढ़ हो जाता है और बनी बनाई लीक पर चलना ही सुरक्षित महसूस करता है, प्रबोध गोविल जी उन सारी लीकों को और परंपराओं को तोड़कर साहित्य में नवाचार करते हैं। इस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। असल में वे हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और मैं ये कामना करता हूं कि उनकी कलम यूं ही अनवरत चलती रहे। मैं आप सबसे अपनी इस अनधिकार चेष्टा के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैंने क्रम को तोड़कर बीच में अपनी बात कहने के लिए आपसे अनुमति प्राप्त कर ली, लेकिन मैंने गोविल साहब को भी पहले निवेदन कर दिया था कि मेरी एक दूसरी भी व्यस्तता है, तो मुझे लगा कि पूरी अनुपस्थिति से अच्छा है कि थोड़ी सी अशिष्टता कर ली जाए। आप सबको मैं अभिवादन करता हूं और एक बार फिर विमला जी और सलीला संस्था को बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर बिल्कुल समय का सदुपयोग किया है और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपका सानिध्य हमें मिला और प्रबोध कुमार गोविल सर के बारे में और भी ज्यादा बहुत कुछ हमें जानने को यहाँ पर मिला। और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बाल साहित्य के ऊपर जो काम किया जा रहा है बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में अगर अभी से ही बचपन से पढ़ने के गुण डाल दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुनहरा और खुशनुमा भविष्य उनको मिलेगा। कहते हैं किताबों से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता है, तो इतना अच्छा दोस्त उनको एक साथ में मिल जाएगा। बिल्कुल। और मैं अब प्रबोध कुमार गोविल सर को आमंत्रित करूंगी। जी अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर आवाज में डिस्टरबेंस बहुत है। डिस्टरबेंस अब भी है? अभी भी आ रहा है, या तो सर आप दूसरे डिवाइस से जुड़ जाइएगा। मैं प्रयास करता हूँ। देखिए अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज तो आ रही है बट डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है सर। डिस्टरबेंस अब भी आ रहा है? हाँ। गोविल सर मुझे लगता है आपका जो ऑडियो है वो ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है और वो ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है, उसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है सर। अच्छा जी ऐसा तो कुछ वैसे है नहीं, ब्लूटूथ से तो कनेक्टिविटी नहीं है। सर या तो आप अब आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है, उसमें डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। अब भी डिस्टरबेंस आ रहा है? जी सर। अरे तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे संग एक तकनीकी व्यक्ति भी है, वो भी चेक कर रहा है, तो सब ठीक बता रहा है। नहीं आप नहीं आ रही आवाज है लेकिन बहुत डिस्टरबेंस है सर। आप दूसरे फोन से जुड़ जाइएगा। जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक जल्दी करता हूँ आप मुझे जी बिल्कुल। प्रबोध सर के उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में यहाँ पर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पंकज चतुर्वेदी जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, सहायक संपादक हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के। मैं उनको इन पंक्तियों के साथ यहाँ पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी कि आपकी लेखनी का कहाँ तक बखान करें, आपकी लेखनी का कहाँ तक बखान करें, वे शब्द नहीं जो आपकी गरिमा को बयान करें। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं, वह शह है आप जिन्हें हम सब मिलकर के सलाम करें। इसी के साथ आपको आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए श्री पंकज चतुर्वेदी जी।
आभार रेणु जी। और इस आयोजन में अभी तक शामिल सभी बाल साहित्य के प्रेमी जनों और विमला जी, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, प्रबोध साहब, कातेड़ जी, संजीव और सभी को नमस्कार। रेणु जी, मैं बिल्कुल शहंशाह नहीं हूँ, बहुत सामान्य सा इंसान हूँ और मेरा पास अपना कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से जो अपने अनुभव एकत्र करता हूँ वही दूसरे लोगों से साझा करता हूँ। तो वैसे भी लोकतंत्र के समाज में शहंशाह शब्द का बड़ा गाली सरीखा लगता है और मैं अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूँ। चूंकि मेरी एक नौकरी ऐसी है कि जिसमें मैं दिन में 100 लोगों से गाली खाता हूँ। 100 लोगों से गाली इसलिए खाता हूँ कि दिन में यदि 100 पांडुलिपि प्राप्त हुई और 100 में से छपने लायक केवल 1 होती है, तो जिन 99 लोगों की वापस जाती है उसमें से केवल 9 मान पाते हैं कि हमको सुधार की गुंजाइश है। बाकी सब लोग ये मान लेते हैं कि वो इस समय अन्वेषण, उद्यम और ज्ञान के उस उत्तुंग पर्वत पर बैठे हैं जहां से उनका काम केवल आशीर्वाद देना है, और इसलिए वो शिकायतें भी करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। और एक संपादक का काम मूल रूप से सफाई कर्मी का काम होता है। सफाई कर्मी का काम का मतलब कि जो छांटने का काम, तो हमारे समाज में जो सफाई कर्मी की स्थिति है वही मेरी होती है। तो असल चीज यही है कि इस समय जो बाल साहित्य के साथ में दिक्कत है, मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। शहंशाह वाली बात से यहाँ इतने सारे लोग रचनाएं लिखने वाले बैठे हैं। यदि अग्रवाल जी, दुर्गा प्रसाद जी जुड़े हैं तो आप भी उससे सहमत होंगे। पिछले 10 साल में चिल्ड्रन लिटरेचर का कोई कहानी, कोई उपन्यास हिंदी में बता दीजिए जिसमें सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो या कलेक्टर हो, हद से हद सिपाही होता है, 80% बड़े अभद्र रूप में होता है। पहले कभी पोस्टमैन भी हुआ करता था, पोस्टमैन की जगह भी खाली हो चुकी है। जिस देश को आजादी के 75 साल हो रहे हैं, जिस देश की शिक्षा नीति उस लोकतंत्र की नींव पे खड़ी है, उस लोकतंत्र के पहरुए को हम अभी भी कहानी में शामिल नहीं कर पाते हैं। असल चीज ये है कि लोगों का बाल साहित्य लिखने के लिए प्रेरित होना एक अलग चीज है, लेकिन यह ना समझ पाना कि बचकाना लिखना और बच्चों के लिखने में कुछ फर्क है, ये दुर्भाग्य है। भारत ही नहीं दुनिया का कोई ऐसा जंगल नहीं बचा है जहां पर लायन सिंह अभी राजा है। हीरा हिरण, चीकू खरगोश, हम क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं यहाँ सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, लखनऊ के एक बुजुर्ग लेखक हैं विनायक जी, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, उनकी कम से कम 5 रचनाएं पढ़ें। आपको समझ आ जाएगा कि एक चिल्ड्रन लिटरेचर में जानवर को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। आज मेरा 8 साल का मेरे घर का बच्चा जो है आपके घर का बच्चा है, आपसे सवाल कर देगा कि खरगोश तो स्कूल जाता नहीं है, बंदर कैसे डॉक्टर हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये मान बैठे हैं कि हम जितने लिखने वाले हैं वो अति ज्ञानी हैं और बच्चा शून्य ज्ञानी है, और हम अपने लेखन के जरिए उसको ज्ञानी बना देंगे। वो ज्ञानी भी ऐसे बना देंगे कि हम उसे नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र वो सब कुछ बना देंगे, उसे वैज्ञानिक भी बना देंगे। लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से एक पतली रेखा है बाल साहित्य और पाठ्य पुस्तक साहित्य में, बोध कथाओं में और बाल साहित्य में। हमको समझना होगा कि एक बाल पाठक क्यों करके एक चिल्ड्रन लिटरेचर की किताब को पढ़ रहा है, या हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो अपने जो उसके पास में बस्तों का बोझ है उससे इतर हटकर
वो और कुछ पढ़े। कक्षा 1 से जो हिंदी की और समाजशास्त्र की और अंग्रेजी की किताबें शुरू होती है, उसमें कहानी भी होती है, कविताएं भी होती हैं, घटनाएं भी होती हैं, इतिहास भी होता है, सब कुछ होता है, बड़ा मनोरंजक भी होता है। उसको लिखने वाले बड़े मूर्धन्य विद्वान और अन्वेषी लोग होते हैं। लेकिन उसके अंत में आते आते एक प्रश्न तालिका होती है, और वो जो प्रश्न तालिका है वही उस पढ़ने के आनंद को समाप्त कर देती है। अंत में आकर बच्चों को समझ में आता है कि मैंने जो कुछ ये पढ़ा है, ना तो मैं इसको बहस करना है, ना इस पर कुछ हमको विचार करना है, हमको इसमें लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर तलाशना और जवाब देना और अगली कक्षा के लिए हमारा प्रमोशन हो जाना है। और यहीं पर सीखने के आनंद की, पढ़ने के आनंद की इतिश्री हो जाती है। पूरी परीक्षा पद्धति में जो हमारी किताबें हैं, जिसमें एक तरफा संवाद है, एक ब्लैक बोर्ड है, उसके सामने कुछ प्रश्न है और सामने से उत्तर है, खत्म। कभी किसी बच्चे से पूछिए कि तुम क्या करना चाहते हो, जिस दिन, जिस पल, जिस दिन वो कह रहा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो उसके जीवन का अद्भुत पल होता है। वो समय सोचता होता है, कल्पनाएं करता होता है, अपने आसपास की प्रकृति का, घर का, जानवर का, पेड़ का, माता पिता का आनंद उठाता होता है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आनंद की इति होते हैं, लेकिन सौद्देश्य प्रश्न उसके जीवन के रस को खत्म कर देते हैं। आप देखिए कि एक बच्चे के जीवन की जो खूबसूरती होती है, जो उसकी निधि होती है, वो रंग होता है, स्पर्श होता है, शब्द होते हैं। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चों को बोलो चित्र बनाओ, 90% बच्चे, एक पहाड़, उसमें से उगता हुआ सूरज, 2 उड़ती हुई चिड़िया, एक झोपड़ी, एक नदी, बस खत्म। 5% बच्चों के चित्र होते हैं, वो मिक्की माउस के कोई कैरेक्टर होंगे। मुश्किल से 1% बच्चा अपने घर का, अपने पिताजी का, अपने घर पड़ी गाय का, पगडंडी का चित्र बनाता है। आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि असल में हम ज्ञान के उस बोझ को उस बच्चे पे लादे हुए हैं, और जो हम खुद नहीं बन पाए, हम कभी सच नहीं बोल पाए, हम कभी नेहरू नहीं बन पाए, हम वो सब बच्चे से चाहते हैं। और वही अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बाल साहित्य की मर्म को नष्ट कर देती है। एक टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला बच्चा, जिसके पास में कक्षा 5 में 5 टेक्स्ट बुक हैं, जिसके पास में साल भर पढ़ने के लिए कम से कम 700-800 सफ़े हैं, वो समय निकालकर संजीव जायसवाल या विमला भंडारी का किताब को क्यों उठाएगा, या प्रमोद कुमार गोविल की कहानी को क्यों पढ़ेगा? वो पढ़ना चाहेगा उस बोझ से, उस तिक्तता से, उस एक रूपता से, उस पहाड़ चिड़िया वाले फोटो से अलग निकल के कोई ऐसी चर्चा पढ़ना चाहेगा जिसमें अंत में उससे सवाल न पूछे कि तो तुमने इससे क्या सीखा, तो तुम इसको पढ़ोगे तो ऐसे हो जाओगे। कई रचनाओं को आप पढ़े, पहला पैरा ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अरे पेड़ लगाने की बात करने वाला है। पेड़ लगाना बुरा बात नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक क्यों नहीं है? सांस लेने की बात करते हैं आपकी, खाना खाने की बात करते हैं आप कभी, या सोने की बात करते हैं कभी। ये सभी शाश्वत है, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से ये आना चाहिए किसी कहानी में। हमने तो कोई पेड़ लगाया नहीं और हम सोच रहे हैं बच्चा एक जंगल खड़ा कर दे, हम काटते रहे, वो खड़ा करता रहेगा। एक अच्छे बाल साहित्य में का पहला तत्व और मूल तत्व मनोरंजन ही होना चाहिए।
और सबसे बड़ी चीज है, हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस वर्ग के लिए लिख रहे हैं। सलील प्रवाह पत्रिका को बच्चों की पत्रिका नहीं कहा जाएगा। उसकी जो सामग्री है वो बाल साहित्यकारों के लिए है। हमको ये सोचना होगा, हम जिस कंटेंट को छाप रहे हैं, जिस प्रबोध कुमार गोविल जी की रचनाओं को इस अंक में डाल के एक बहुत सार्थक प्रयोग किया गया। आखिर क्यों किया गया? जो लोग बाल साहित्य के लिए शोध करना चाहें, अन्वेषण करना चाहें, जो देखना चाहे कि एक दूरस्थ अंचल में रहने वाला एक साहित्यकार बहुत सारे जिस नाम और उसकी अपेक्षा होती उससे इतर रहकर भी सालों में कैसे काम करते रहे, उनकी विधा कैसी थी, उनकी भाषा कैसी थी, लेकिन ये काम ये किसके लिए हुआ? ये बाल साहित्य में शोध करने वाले लेखकों के लिए हुआ। बच्चों के लिए रचनाएं प्रस्तुत करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। बच्चों के लिए लिखते हुए सबसे पहले हमको सोचना होगा कि हमारी भाषा शुद्ध है कि नहीं। बहुत सारे लोगों की कॉपी आती है जिसकी भाषा ही भ्रष्ट होती है, तो कई बार लगता है कि कंटेंट भी चोरी का तो नहीं है। क्योंकि जब भाषा आपकी साफ नहीं है, भाषा आपकी स्पष्ट नहीं है, उसमें संप्रेषणीयता नहीं है, उसमें सहजता नहीं है, तो मान के चलें कि आपकी कल्पना बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो आपके टारगेट रीडर तक, लक्षित पाठक वर्ग तक सहजता से नहीं जा रही है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं बाल साहित्य को लेकर। आज हमारे सामने हम बहुत सारे लोगों को बोलो बाल साहित्य, वो सीधे पंचतंत्र की बात करेंगे। लेकिन बहुत आज आप लोगों के सामने बता दूं, अपना भ्रम को दूर कर लीजिए, पंचतंत्र बिल्कुल बाल साहित्य नहीं था। पंचतंत्र एक राजा के बच्चे को राजकाज सिखाने का एक नीति शास्त्र था। सन 60-70 तक हमारे देश में चिल्ड्रन लिटरेचर को लेकर कोई बहुत ज्यादा खोज नहीं हुई थी, तो पंचतंत्र को ले लिया जाता, रामायण महाभारत की कहानियों को ले लिया जाता था, राजा रानी की कहानियों को ले लिया जाता था, लोक कथाओं को उठा ले लिया जाता था। लेकिन आज हम उन कहानियों को पलट के देखें बहुत स्पष्ट रूप से कि यदि एक आपके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप इमेज बन रही है कि शेर राजा ही होगा, बंदर मामा ही होगा, कौआ गंदा ही होगा, सांप काटने को ही आ रहा होगा, राजा दुष्ट ही होगा, मंत्री समझदार होगा, राजा बेवकूफ होगा, छोटा भाई समझदार होगा, बड़ा भाई मूर्ख होगा, जमींदार शोषण करेगा ही, या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां बनी कि लोमड़ी चालाकी होगी। जो ये स्टीरियोटाइप इमेज बनाती है जो रचनाएं, वो बिल्कुल बाल साहित्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी चीज, जिन रचनाओं में एक रचना शुरू हुई, सो एंड सो चुटकी बहुत शैतान है, पहला ही शब्द है, एक तो शैतान शब्द ऑब्जेक्शनेबल है। दूसरा चीज है, वो रचना शुरू हुई, आपने पहले शब्द में ही समझ लिया कि इसका कैरेक्टर क्या करने वाला है, तो आगे क्या होगा इसका कौतूहल तो रह नहीं गया। जब कौतूहल खत्म हो गया तो चिल्ड्रन लिटरेचर जबरिया कोई पढ़ा दे तो पढ़ा दे, पढ़ने लायक नहीं रह जाएगा। बाल साहित्य का पहला पायदान ये है कि उसमें कौतूहल हो गया, आगे क्या होगा, क्योंकि हर बच्चा हर घटना को बहुत गति के साथ में देखना चाहता है और बहुत तेजी से देखना चाहता है कि आगे क्या होगा। एक 16 पेज की किताब बच्चे को दो, वो फटाफट पढ़ लेगा, उसके बाद में उसको एक संतुष्टि होगी, यस मैंने इसको पढ़ लिया। और एक मोटा उपन्यास दे दो, वो थक जाएगा, वो थोड़े बीच में छोड़ देगा, कहेगा कि यार ये तो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि किसी कार्य को त्वरितता से संपूर्णता करना
ये बच्चे का एक मानवोचित गुण है, और उसके तरीके से ही हमको एक रचना को लिखना पड़ता है कि हम किस एज ग्रुप के लिए किस बच्चे को कितना कंटेंट दें। एक तो स्टीरियोटाइप इमेज, एक कैरेक्टर डेफिनेशन। दुनिया का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि जो उच्छल ना हो, अनगढ़ हरकतें ना करें, तो उसको शैतानी शब्द दे देना, बदमाश शब्द दे देना, चुगलखोर शब्द दे देना। 80% रचना है तो वो सुधर गया, तो उसको सीख मिल गई। अरे भाई, सीख मिलने और सुधरने वाली जितनी कहानियां उसमें देख लीजिए, दो करेक्टर होंगे, एक वो सही अच्छा होगा, एक बुरा होगा, दूसरे के चोट लग जाएगी, उसके दांत टूट जाएंगे, या उसको कोई पीट देगा, या उसको नुकसान हो जाएगा, उसके बाद सुधर जाएगा। यदि लाठी खाने और दंड खाने से पूरा देश सुधर गया होता तो अभी तो बहुत सारे लोग सुधर गए होते। हर जिले की जेल में 3-3, 4-4 हजार लोग हैं जो लोग लट खा के जेल में जाते हैं, वो बाहर निकल के सब सुधरे हुए गांधी सरी के दिखते हैं आपको। हमारा उद्देश्य हमको स्पष्ट करना होगा बाल साहित्य लिखने से पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है। एक गति हो, जैसे कि एक बच्चा आया, साइकिल चला रहा था और उसकी साइकिल फिसल गई, गिर गया, एक शब्द हो गया। यदि उसी को लिखने में, चूंकि आज मल्टीमीडिया का जमाना है, बच्चे को स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, वो एक स्क्रीन को छोड़ के, मोबाइल को छोड़ के आपकी कहानी को तभी पढ़ेगा जब उसके साथ में गति होगी और जीवंतता होगी। ट्रिन ट्रिन घंटी की आवाज के साथ में रामू साइकिल चला रहा था, मालूम नहीं पड़ा सामने पत्थर आया, खट करके उसने ब्रेक लगाया, ओ ये तो गिर गया, देखा उसका घुटना छिला हुआ था। अब वही शब्द को जब इस तरीके से लिखा जाता है तो एक आंख बंद करके भी आप सोच सकते हैं कि वो सीन कैसा होगा। भाषा प्रस्तुति, भाषा की शुद्धता बहुत जरूरी है। कंटेंट में अंत में हम जो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज है कि जो सबसे बड़ी जो आज मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूं, शायद मेरा समय हो रहा है, 2 मिनट और लूंगा, विषयों को लेकर हम वही, एक बाल कहानी का मतलब ये नहीं कि उसमें एक बच्चा पात्र है तो वो बच्चों की कहानी हो गई। हम एक बच्चे को पात्र रखकर माता पिताओं की समस्या है, परिवार की समस्या, उस पर डिस्कस करने लगते हैं। पहला चीज तो ये भूल जाइए कि कोई कहानी में बच्चा पात्र है तो वो महापात्र हो गया, यानी बच्चे की कहानी हो गई या बच्चे की रचना हो गई, वो कोई जरूरी नहीं है। दूसरा, बचकाना लिखना, बचपन में बच्चों के लिए लिखने में थोड़ा फर्क समझ लीजिए। तीसरी, जो आज की चुनौतियां हैं हमारे सामने, आज की चुनौतियां आप देखेंगे कि सांप्रदायिकता, पलायन, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाना, जलवायु परिवर्तन के खतरे, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन में परिवर्तन, या जो खेतीहर लोग हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, या कॉस्मोपॉलिटन सिटी में आने वाले बच्चे किस तरीके से देश और दुनिया को सोच रहे हैं। ये जो आज के आधुनिक विषय हैं या आधुनिक पात्र हैं, आज हमारे समाज में जो सरपंच की भूमिका है, वो ये सब चीजें क्यों नहीं आती कहानी में? कहानी में सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आता है? कहानी में हम सबको बड़ा क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो बड़ा होके राजा ही बनेगा? क्या एक साइकिल का पंचर जोड़ने वाला आपके जो कोने में बैठता है, या आपके घर में कूड़ा लेने वाला आता है, या आपके सोसाइटी का चौकीदार है, क्या वो आपके जीवन का अभिन्न अंग नहीं है? ही कैन बी ए गुड कैरेक्टर। क्योंकि अब ये वो वक्त आ गया है कि हमको अपने बच्चों को बताना होगा कि श्रमशील लोग जो हैं, जो श्रम से अपने जीवन को बना रहे हैं, वो लोग भी इस कायनात को खूबसूरत बनाने में, इस देश को अच्छा बनाने में, इस समाज को ताकतवर बनाने में उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जितना एसपी, कलेक्टर या दूसरे बड़े ओहदेदार निभाते हैं। कोविड के कारण हम लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। अभी जो नए सर्वेज आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हो गए, वो पढ़ना लिखना भूल चुके हैं।
और उनके लिए अब स्कूल जाने का मतलब है कि फिर से परीक्षा और किताबों के जंजाल में फंसना। इन परिस्थितियों में अच्छी बाल साहित्य की किताबें जो कम शब्दों में हो, रंगीन चित्रों के साथ में हो, उन बच्चों को फिर से पढ़ने के लिए जोड़ सकती हैं, उनको फिर से वापस ला सकती हैं, उनके कंटिन्यूस एजुकेशन में या नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत मदद कर सकती है। तो इसी परिस्थितियों में आज खास तौर पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के जो बाल साहित्यकार हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक अंत में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जो चिल्ड्रन लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग ना बचाए। मैंने बोला वाह वाह सबने लिखा, भाई कम से कम आप लोग आलोचना करने की एक दूसरे के लिए ताकत रखो, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो आप किसी बच्चे के ब्याह पढ़ रहे हो। बाल साहित्य की का सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है कि बच्चा उसका उपभोक्ता तो है, लेकिन बच्चा उसका खरीदार या उसकी चॉइस डिपेंड नहीं करती कि वो किताब अपनी चॉइस से ले, क्योंकि उसका खरीदार उसके पेरेंट्स है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति, पोजीशन या पुस्तक की उपलब्धता डिपेंड करती है कि वो उनको कौन सी किताब दिलवा रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमारे पास में और विशेष रूप से जिम्मेवारियां, खासतौर पर चिल्ड्रन लिटरेचर के आलोचना को लेकर काम करने की बहुत जरूरत है, नए विषयों को लेकर बहुत आलोचना की जरूरत है। और यदि आप वास्तव में बाल साहित्य का भला चाहते हैं तो कालू बंदर, लालू बंदर ये सब भूल जाइए और भाषा को किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ के सब लोग परिष्कृत करिए। मैंने कुछ बोला हो, किसी को व्यक्तिगत क्षति पहुंची हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में जो आप सभी मूर्धन्य विद्वानों से जो कुछ सीखा है, जो पाया है, तो उसका छोटा सा सार 15 मिनट में मैंने आपके सामने देने की कोशिश की। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम अभी हिंदी क्षेत्र से कम 2000 बहुत अच्छे बाल साहित्यकारों को तैयार कर पाए, क्योंकि आने वाले दिनों में मांग बहुत है। हम बहुत सारा बाहर का पढ़े, आप में से कितने लोग हैं मुझे पता नहीं है जो साल में 50 किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट, प्रथम बुक्स या किसी अच्छे प्रकाशक की खरीद कर मांग कर पढ़ते हैं। अधिकांश लोग भेंट में मिली हुई किताबों को पढ़ के और दोस्ती के दबाव में वाजी करते रहते हैं। तो दूसरों का पढ़िए, विश्व साहित्य को पढ़िए और उसका आनंद लीजिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें मालूम पड़ेगा कि आखिर हमारा बच्चा क्या हमसे अपेक्षा करता है। ये देश के 65 करोड़ बच्चे, खासतौर पे हिंदी बेल्ट के बच्चे, आप सब लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं। मैं तो कभी अच्छा लेखक नहीं बन पाया, लेकिन कोशिश रहती है कि बहुत अच्छे लेखकों को तलाश कर सकूं और उनको सलाह दे सकूं कि आप लोग एक बेहतर लेखक बने। आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार। गोविल जी को सुनने की बड़ी इच्छा है तो मैं सुनना चाहूंगा। एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में सर अब इस समय का समय है कि बच्चे आज के बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं। कहानी, आपने बिल्कुल सही कहा, कहानी का पहला वाक्य पढ़ते ही वो बता देते हैं कहानी में आगे क्या होने वाला है। कहानी के हीरो को हमें बदलना होगा, क्योंकि इस समय हमारा कंपटीशन डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ है, तो उसके साथ गति देते हुए अपने कहानी को, अपने साहित्य को आगे लेकर के जाएगा। और जब गति और चित्र और कलर उनको दिखाई देंगे, आकर्षित करेंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चे उसकी तरफ भी आकर्षित होंगे। प्रबोध सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सर जी, अब पहले तो ये बताइए मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अब? सर आप परफेक्ट है। अब आ रही है आवाज के नहीं? जी सर आ रही है। अच्छा आ रही है, चलिए धन्यवाद। मैं अब ये इससे आपको ये तो पता चली गया कि तकनीकी रूप से मैं कितना पिछड़ा हुआ हूँ। और खैर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले तो माफी इसी बात के लिए मांगता हूँ कि मैंने बहुत आपका समय खराब किया, जहाँ सब कुछ समय से चल रहा था। और लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा ये लाभ भी हुआ कि मैं ये दो लोगों को पहले सुन चुका, तो अब अपनी बात को मैं और थोड़ा सीमित करके संक्षेप में बता पाऊंगा। देखिए, मैं शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा होने के कारण 2 महिला विश्वविद्यालयों से बहुत पुराने समय से जुड़ा हूँ प्रशासन के रूप में। तो जब मैं अपने स्टाफ में और खास करके महिलाओं से, अध्यापकों से बात करता हूँ, प्रोफेसर्स हों, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों या सीनियर लेक्चरर्स हों, तो मैं एक बात ये देखता हूँ कि उनके बीच में कई बार मुझे कुछ महिलाएं ऐसी दिखाई देती हैं जो काफी वाइब्रेंट होती हैं, बहुत जिसको कहते हैं कि स्पंदनशील होती हैं, बहुत गतिशील होती हैं और हर बात पर ताजा जानकारी रखती हैं।
जबकि कुछ ऐसे कोर्स से संबंधित बातें ही करना पसंद करती हैं और सुनना पसंद करती हैं। तो ये फर्क जब मैं देखता हूं तो मैं उन महिलाओं का थोड़ा सा अध्ययन करता हूं कि ये कौन महिलाएं हैं जो इतने ताजा विचार रखती हैं। तो मुझे हमेशा ये देखने में आता है कि जो महिलाएं बच्चों से जुड़ी हैं, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को वो होमवर्क करवाती हैं, जिन्हें घुमाती फिराती हैं, वो महिलाएं जो हैं ताजा जानकारी भी रखती हैं और एक जीवंतता भी उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। यही बात मुझे हमेशा प्रेरित करती रही है कि मैं खुद बच्चों के लिए कुछ लिखूं और मैं बच्चों को नजदीक से जानने की कोशिश करूं। तो बाल साहित्य से जुड़ने का विमला जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैंने अन्य चीजें तो लिख ली हैं, काफी लिख ली हैं, लेकिन बच्चों के लिए मेरा लिखा हुआ जो है कुछ पीछे रह गया है। तो वो अब मुझे ये पता नहीं गुणवत्ता में वो कैसा है, ये तो आप लोग बताएंगे धीरे धीरे। और लेकिन अब विमला जी का ध्यान मुझ पर गया तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो मुझे यही हुआ कि नहीं गुणवत्ता में मेरी चीजों में कुछ कमी नहीं होगी। तभी विमला जी का फोन मुझे आया है कि अगला अंक हम आप पे निकाल रहे हैं। तो मैं सलीला संस्था को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूं। संजीव जी को हम सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। अभी पंकज जी की भी बात मैंने सुनी और तातेड़ साहब से अपने साक्षात्कार के सिलसिले में और जो उन्होंने मुझसे सवाल किए थे उस बारे में काफी जानने का अवसर मिला। और मैं आपको सही बताता हूं कि अपने बाल साहित्य को मुझे एक तरह से जांचने का, आंकने का ये मौका मिला। 11 उपन्यास प्रौढ़ों के लिए लिख देने के बाद, कई भाषाओं में अनुवाद हो जाने के बाद भी मुझे ये बात अच्छी लगी कि बच्चों के लिए लिखा हुआ जो है मेरी अन्य रचनाओं में भी वो पहचाना गया है। विमला जी ने अभी मंगल ग्रह के जुगनू की बात की। मैं आपको बताऊं कि मैं देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के बीच में घूम रहा था, फारूक साहब भी जुड़ गए हैं, मैं वहां घूम रहा था। तो उनके डायरेक्टर जो हैं, मैं IIM अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, जब वो मुझे वहां पे मिले और हम उनसे थोड़ी देर बात में करने लगा तो वो मुझे कहने लगे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है हिंदी नहीं पढ़ते हैं और बच्चे या तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसको पढ़ते हैं, लेकिन आपकी किताब मंगल ग्रह के जुगनू जब भी आती है तो मैं बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूँ और अब वो मेरे पास भी आने लगी है। तो इस बात से मुझे ये लगा कि अगर बच्चों के लिए हम लगातार लिखें, कुछ लिखें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ पंकज जी की इस बात से। उन्होंने बहुत मेरे मन की बात ये कही कि हम जो है जानवरों की छवि को लेकर के बहुत ही ज्यादा रूढ़ हो चुके हैं। और इसी बात को मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत जो उपन्यास हुआ उगते नहीं उजाले, उसमें मैंने यही प्रयास किया था कि लोमड़ी की जो चालाक की छवि है, जो अन्य जानवरों की धूर्त जानवर की छवि है, उसको तोड़ने के लिए वो एक लोमड़ी प्रयास करती है और किस तरह वो प्रयास करती है और कैसे वो अलग अलग जानवरों से मिलकर ये बताना चाहती है कि इनकी छवि कैसे सुधारी जाए। यही मैंने थीम के रूप में लिया था। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सलिल प्रवाह का अंक मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि विमला जी को मैंने सबसे पहले भीलवाड़ा में सुना था और जिस तरह वो बोल रही थी, और सबसे बड़ी बात बोलने की केवल बात नहीं है, उनके साथ बाल साहित्यकार बड़े बड़े उम्र के, कुछ उनके बराबर के, कुछ उनसे भी अधिक, जिस तरह उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे और हाथ उठा उठा के उनको समर्थन दे रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं कोई काम हो रहा है और फारूक साहब बहुत सही समय पर आए हैं। मैं ये बात उनके सामने उनकी उपस्थिति में भी कहना चाहता था कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की थी कि प्रदेश में बाल साहित्य अकादमी जल्दी ही बनेगी, तो मैंने तो तब विमला जी को अग्रिम बधाई दी थी। मैंने कहा कि हो सकता है कि आप लोगों का काम भी अकादमी का रूप ले ले और लेना चाहिए। तो ये बात मैं फिर दोहराता हूँ यहाँ पर। और मैं क्योंकि समय पहले ही बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं केवल आभार व्यक्त करूंगा संजय जी का और पंकज जी का भी, आफरीदी जी, अग्रवाल साहब और योगेश जी का, विमला जी का और रेणु जी का। रेणु जी को भी 2-3 बार जब भी उनसे मेरा संपर्क संदेश के माध्यम से हुआ है तो मैंने ये देखा है कि बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही गहराई के साथ
वो बहुत संक्षेप में, बहुत कम बोलकर ज्यादा समझाने की कोशिश करती हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, विमला जी को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने जैसा भी बोला हो, जो भी बोला हो, लेकिन मेरी हाजिरी मान ली जाए और इस कार्यक्रम को मेरी जो उपस्थिति है, ये इसका लाभ मुझे भी मिले और अन्य लोगों को भी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित अपना उद्बोधन दिया और हमें बहुत कुछ जानने को मिला, आपके बारे में जानने को हमें आज यहाँ पर मिला। आपने बाल साहित्य के लिए आप जिस तरीके से काम करें उसको जानने का हमें यहाँ पर मौका मिला। बिल्कुल ज्यादा समय मैं भी ना लेते हुए फारूक आफरीदी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के विशेष अधिकारी हैं, तथा साथ ही में आप एक व्यंग्यकार हैं, पत्रकार के रूप में देश भर में आप जाने जाते हैं। आपको हाल ही में प्रगतिशील लेखक संघ की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सलाहकार मंडल में शामिल किया गया है। और इन पंक्तियों के साथ मैं आपको यहाँ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ कि गुलों के शबनमी कतरों से एक सागर बनाया है, शहद के नर्म पत्तों से बहारों को खिलाया है, शहद गुलकंद मिलता है लेखनी में इनके, नया गालिब नया खुसरो नया गुलजार आया है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ फारूक सर। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव मैडम ने इतना अच्छा संचालन किया इस कार्यक्रम का, और मैं कुछ कार्यालय की व्यवस्था की वजह से मैं भी थोड़ा जुड़ नहीं पाया था पहले, हालांकि मुझे 5:30 का ही समय दिया गया था। लेकिन मैंने अभी पंकज जी को सुना और विमला जी को भी सुना और प्रबोध जी को भी सुना, मुझे लगा कि ये बहुत राष्ट्रीय स्तर का बाल साहित्य पर चर्चा का जो अभियान है और ये विशेषांक सलीला संस्था की तरफ से जो निकाला गया प्रबोध जी पर, वो बहुत समीचीन है। और ये उनको आपने पहचाना इस रूप में, हालांकि वो बड़े उपन्यासकार हैं और देश के साहित्यकारों में उनकी गणना होती है, वरिष्ठ लोगों में उनकी गणना होती है। मेरे मित्र भी हैं इत्तेफाक से, जोधपुर जयपुर में हमारा एक साथ मिलना जुलना, उनके कार्यक्रमों में साथ रहना, ये सब कुछ होता रहता है। मैं उनकी अधिक तारीफ करूंगा तो लोग अतिरिक्त ले लेंगे लेकिन वो तारीफ के काबिल हैं, बहुत ही अकेले जीवट वाले इंसान हैं और बाल साहित्य के प्रति भी वो उतने ही समर्पित हैं। इस बात को आपने सलीला संस्था की तरफ से जो स्मारिका अभी प्रकाशित की और जारी की, उसमें आपने इस बात को साक्षी बनाया और उसको सिद्ध भी किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ विमला भंडारी जी को इसके लिए कि आपने उनका चयन किया। दूसरा बधाई मैं देता हूँ डॉक्टर प्रबोध गोविल जी को कि उनका आपने जो स्थान, आपने उनके स्थान को पहचाना, उनकी साहित्य साधना को आपने सम्मान दिया। ये उनको सम्मान देना हम अपने बाल साहित्यकारों को सम्मान देने के बराबर मानते हैं। अभी कुछ देर पहले अपनी जब वार्ता कर रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में बाल साहित्य अकादमी का गठन हुआ है। ये आप सब लोगों की राय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा और पिछले साल ये स्वीकृत हो गया और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि नेहरू बाल साहित्य अकादमी केवल देश में पहला राज्य है राजस्थान जिसने स्थापित किया। ये हम सब के लिए बहुत गौरव है और वो जो बहुत जल्दी ही क्रियान्वित होगी, उसके अंदर जब पदाधिकारी भी बनाए जाएंगे, उसका काम भी आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी की गहरी मंशा है कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं। उनकी अभिरुचि, उससे वो बहुत प्रसन्न थे कि अच्छा सुझाव आया और राज्य सरकार ने इस सुझाव को अमल में लाने की कोशिश की है। पिछले साल आपको सबको मालूम है उसका गठन कर दिया गया था वैधानिक रूप से गठन करना जरूरी होता है और संस्था बनने में समय लगता है, वो थोड़ा बहुत समय लग रहा है और हमें उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, साहित्यकारों के प्रति भी, उनका पत्रकारों के प्रति भी बड़ा आदर भाव रहा है और साहित्य प्रेमी हैं और वो जल्द ही इस अकादमी को विधिवत गठन करके जिन पदाधिकारियों को लगाना है, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, सदस्य वगैरह, वो कार्यालय जल्दी ही काम करने लगेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसका स्वागत भी हुआ, देश भर में इसका स्वागत हुआ, बहुत बाल साहित्यकारों ने सबने स्वागत किया और ये जरूरी है साहब।
एक राज्य ही क्यों, पूरे देश के समस्त राज्य हैं वहां पर भी इस प्रकार की अकादमियां बननी चाहिए और बाल साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज कल चाचा नेहरू का जन्मदिन है। चाचा नेहरू बच्चों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस जिस तरह से उन्होंने अपने पंचवर्षीय योजनाओं में उनको अपना हिस्सा बनाया, बच्चों के लिए स्पेस दिया, उनके लिए जो योजनाएं बनाई, आज देश में बाल साहित्य को लेकर जो नेशनल बुक ट्रस्ट बना हुआ और चिल्ड्रन अकेडमी, वो चिल्ड्रन आपका वो भी शाखा है उसकी, तो वो जो काम कर रही है। और मैं कह रहा हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट ने पिछले 50-60 सालों में बाल साहित्य के प्रोत्साहन के लिए जो काम किया, वो तो एक प्रेरणादायक काम हुआ है। और आप जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं इस बात को लेकर के जिस मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए गौरव की अनुभूति हमें कराती है कि आप एक सुदूर एरिया में बैठी हैं, एक आदिवासी क्षेत्र में बैठी हुई हैं, फिर भी आपको देश के बच्चों की चिंता है। ये क्या कम बात है, वो बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। हमें इससे ये लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं विमला भंडारी जी का बहुत कायल हूँ। मैं विमला भंडारी जी से 1-2 बार मिला हूँ सिर्फ, लेकिन इनके काम से मैं बहुत वाकिफ हूँ, बहुत लंबे समय से, और बहुत अच्छा काम कर रही है, समर्पित भावना से काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो कार्यक्रम है आज जो लोग देख रहे हैं, उससे हमारे बाल साहित्यकार जो साहित्य की रचना के लिए एक जो काम कर रहे हैं बहुत ही मुस्तैदी से और समर्पित भावना से। और पंकज चतुर्वेदी जी ने आज जिस तरह की बात खुल करके कही कि ये हम क्या जानवरों को, बच्चों को पंचतंत्र की कहानियों से इस तरह से कब तक हम करते रहेंगे, तो ये बहुत चिंतन का विषय हो गया है। बहुत इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। आज बाल साहित्य एक नई दिशा आपने आज पंकज चतुर्वेदी जी ने हमें दी है बाल साहित्यकारों को। हम इन चीजों से हटें, हम बच्चों को स्वस्थ और मनोरंजन की चीजें से उनकी शुरुआत करें, उनका भला करें, तो उनके मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, उनकी और प्रकार का जो भी उसका संभव हो उस विकास के लिए, बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए हमारा बाल साहित्य जिस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, उसकी अभी कमी महसूस की जा रही है। अभी बाल पत्रिकाएं तो निकल ही नहीं रही, कहाँ पूरे देश में बहुत गिनी चुनी बाल पत्रिकाएं रह गई। मैं तो ये सोचता हूँ कि हर राज्य में कम से कम 5-10 पत्रिकाएं तो निकलनी चाहिए, जितना आप बच्चों तक। अच्छा, बच्चों के लिए जो साहित्य है और जो लाइब्रेरीज में भेजा जाता है, उसको बच्चों को उपलब्ध कराना भी एक बड़ी समस्या है। और लाइब्रेरी में रखा हुआ है सामान, आप उनको पढ़ाइए, उनको समय दीजिए, लेकिन व्यायाम के लिए या हमारे पास संगीत के लिए तो समय देने के लिए समय है, लेकिन बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने का समय हम नहीं दे पाते हैं स्कूलों में। इस प्रकार का भी कोई प्रयोजन एक बनना चाहिए, इस प्रकार की एक कार्य योजना बननी चाहिए कि बच्चों के लिए 1 घंटे का पीरियड, कम से कम 1 पीरियड तो ऐसा हो जिसमें वे बाल साहित्य भी पढ़ें और उपलब्ध बाल साहित्य का उपयोग हो। कई किताबें आती हैं बंद रह जाती हैं, वो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण हमें अगर करना है और ईमानदारी से करना है, गंभीरता के साथ करना है, तो ये सिर्फ अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है, शिक्षकों की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। क्यों कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो ये समझ लेते हैं कि हमारा दायित्व खत्म हो गया है। वो मैं अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि वे अपने बच्चों को 1 घंटा कम से कम खेल के लिए जिस प्रकार देते हैं, उसी तरह आधा घंटा अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए भी समय निकालें, उनको दें, उनके लिए प्रेरित करें, उनके लिए अच्छी किताबें लाएं, और उपलब्ध जो साहित्य है वो उनको उपलब्ध होना चाहिए। स्कूलों में इसी प्रकार कक्षाएं लगनी चाहिए, 1 कक्षा तो कम से कम इस बात के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो आप व्यायाम से कर देंगे, लेकिन मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि आप उन्हें बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए दें, उनके लिए समय दें, और शिक्षक भी उन्हें प्रेरक कहानियां उन्हें सुनाएं, अभिभावक भी उन्हें प्रेरक कहानियां सुनाएं। और वो अब नाना नानी की कथाएं और दादा दादी की कथाएं का समय तो अब चला गया, क्योंकि एकल परिवार हो गए हैं, बहुत मुश्किल हो रही है ये, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब जैसा भी है, आधुनिक जब युग आता है तो इस प्रकार की चुनौतियां भी हमारे सामने होती है। उन चुनौतियों पर विचार करना भी समाज का, हमारा, लेखकों का, साहित्यकारों का फर्ज बनता है।
हम कैसे बच्चों को इस प्रकार से चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर कर सकें, इस बात पर विचार होना चाहिए। और ये इस प्रकार के जो आयोजन है ये अब वर्चुअल हो रहे हैं। आने वाला समय में मुझे उम्मीद करते हैं कि ये वर्चुअल से हट कर के एक्चुअल प्रोग्राम में बदलेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र के बच्चों को भी इस दृष्टि से बहुत लाभान्वित कर पाएंगे। उनके बच्चों के भविष्य के लिए चिंता हमारी गहरी चिंता होनी चाहिए, हमारी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। क्यों कि अच्छे बच्चे ही अच्छे स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तभी वे राष्ट्र के अच्छे निर्माता भी बनेंगे। उन पर आने वाली जिम्मेदारियां वे आराम से निभा पाएंगे। मुझे और कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मैंने भी बचपन में जब मैं 7वीं 8वीं का बच्चा था, शायद 6ठी 7वीं का भी बच्चा था, बालक था, तो जब विद्यार्थी था तो मैं पराग और नंदन वगैरह की पुस्तकें, ये पत्रिकाएं चंदा दे करके स्कूल में, मैं गांव में पढ़ता था, मैं वहां मंगवाता था। जैतारण गांव था मेरा। मैं उस समय 5वीं 6ठी की कक्षाएं मेरी वहीं होती थी। और बाद में मैं जब माध्यमिक में आया तो फिर शहर जब जोधपुर में आ गया और उसके बाद भी मैंने एक क्रम जारी रखा। मैं इस समय एक ऐसे साहित्यकार को भी याद करूंगा जिसने बाल साहित्य में, राजस्थान के बाल साहित्य में बड़ा योगदान दिया। हसन जमाल छिपा साहब को याद करूंगा। उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वे 80 वर्ष की उम्र में भी बाल साहित्यकार के रूप में ही पहचाने जाते हैं, जबकि उन्हें बड़े लोगों के लिए भी, बड़े वयस्कों के लिए भी कहानियां लिखी। कविताएं तो उन्हें लिखते, लेकिन आज अच्छे साहित्य की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसे जो समर्पित साहित्यकार हैं उन लोगों को याद करने का भी हमारा कार्यक्रम बराबर बना रहना चाहिए। हम ऐसे लोगों को भी याद करें जिन्होंने बच्चों के साहित्य के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी यादों को अगर हम भुला देंगे तो हम ये समझ लीजिए कि हम अपनी साहित्य और संस्कृति की मूल अवधारणा को भुला देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः विमला भंडारी जी की, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जी की तरफ से और संजीव जायसवाल जी की तरफ, पंकज चतुर्वेदी जी को, प्रबोध गोविल जी को, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल, आप सबका धन्यवाद आपकी तरफ से करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके उद्बोधन से बहुत कुछ हमें आज सीखने को मिला। आपने वास्तव में बहुत एक अच्छी बात कही कि शारीरिक विकास के लिए बच्चों के लिए हम लोग एक स्कूल्स में एक पीरियड रखा जाता है, उसी तरीके से मानसिक विकास के लिए भी बच्चों को इस तरह का एक समय दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे वहां जाकर के किताबों को पढ़ सकें। चंपक है, चंदा मामा, इन किताबों से रूबरू हो सकें। बिल्कुल आपने यहाँ पर ये सही कहा है और धन्यवाद सर। हेलो विमला दीदी, हेलो। हाँ, थैंक यू। अब मैं ये पूछ, योगेश सर जुड़ चुके हैं क्या? हेलो। हेलो, फारूक बोल रहा हूँ। दीदी हम लोग बैक स्टेज हो गए हैं। फारूक बोल रहा हूँ, मैं वापस करता हूँ, इधर से करता हूँ लैंडलाइन पे। हेलो, फोन पे बात नहीं हो रही है। हेलो, इससे लैंडलाइन से लूंगा। दीदी आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो वहां से, हाँ, योगेश कानवा सर जुड़ चुके हमारे बीच में। योगेश कानवा सर जुड़ चुके हैं। आप श्री योगेश कानवा जी आकाशवाणी जयपुर से सेवानिवृत्त होने के बाद आप स्वतंत्र लेखन से जुड़े हैं। एक स्थापित कहानीकार है आप, और योगेश जी लिटकन नाम से एक साहित्यिक साइट का संचालन कर रहे हैं जो इन दिनों काफी लोकप्रिय हो रही है, यानी कि उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैल रही है। और हम यही कहना चाहेंगे आपको यह बुलाने से पहले कि इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है। तो बस आपको आमंत्रित करती हूँ मैं उद्बोधन। आप सभी का आभार, नमस्कार सभी को। दरअसल मेरी विचारधारा के अनुसार यह है कि बाल साहित्य लिखना सबसे दुष्कर कर्म है। वयस्कों के लिए, बड़ों के लिए, या हम आज अलग अलग तरह का विमर्श चल रहा है, चाहे हम स्त्री विमर्श की बात करें
बहुत सारे अलग अलग दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है, या कई और तरह के विमर्श भी आज चल पड़े हैं, किन्नर विमर्श है। लेकिन जब हम बाल मनोविज्ञान को समझते हुए बच्चों के लिए कोई साहित्य की बात करते हैं, उनके मानसिक उर्वरा उनको करने के लिए, उनकी मनस्थिति को समझकर उनके अनुरूप कुछ लिखने और उनको बताने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हम पिछड़ रहे हैं। आकाशवाणी में जब मैं था तो हम लोग बच्चों के लिए जो कार्यक्रम, लेकिन वहां भी अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए भी एक समस्या होती है कि 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे जो समझ रहे हैं उनकी अलग होती है, उसके बाद में अलग अलग जो एज ग्रुप है बच्चों के। बात यह है कि जब एक समय था, जब अभी फारूक जी जिक्र कर रहे थे कि दादी नानी की कहानियां, तो उस वक्त उन बच्चों का मानसिक रूप से विकास होता था उन कहानियों के माध्यम से। अब कहानियां नहीं रही हैं, हम सब ने मोबाइल थमा दिया है। बच्चों को हमने मोबाइल इसलिए दिया है कि अपनी सहूलियत हम देख रहे हैं कि बच्चा रोए नहीं, बच्चा हंगामा नहीं करे, या बच्चा खेलता रहे, मैं अपना काम करता रहूं या करती रहूं। तो उसमें स्थिति ये हुई है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों का एक विकास होना चाहिए वो छूटा है। एक जमाना था जब नंदन, पराग, चंपक जैसी कुछ पत्रिकाएं आती थी, और उन पत्रिकाओं के माध्यम से हम सब जो जिस वय में हैं, हम सब ने तो उस दौर की बात करते हैं। आज के दौर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़, डिस्टॉर्शन है, तो उस दौर को लेकर और आज के दौर को लेकर देखते हैं तो हमें कुछ अलग से सोचना होगा। पंकज जी की बात का मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पहलुओं को भी हम अपने कहानियों का पात्र बनाएं, बच्चों के लिए विशेषकर। एक बात, सवाल ये भी है कि आज लोकतंत्र के पहलुए वाकई क्या जवाहरलाल नेहरू हैं या लाल बहादुर शास्त्री हैं? विचारणीय प्रश्न है, हमें विचार करना चाहिए। हमें बहुत अच्छी बातें लगती हैं कि हम उन लोकतंत्र के पहलुओं को अपनी कहानियों का किरदार बनाएं, बच्चों को समझाएं, लेकिन हाँ, जो हमारे सामने है, कम से कम मैं तो समझता हूं कि वो उन बच्चों के तक ना पहुंचे, या उन बच्चों को इस तरह की चीजें अभी इसी उम्र में, कच्ची वय में ना पता चले तो ज्यादा अच्छा है। आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि मैं पहली बार जुड़ा हूं बच्चों के किसी इस तरह के कार्यक्रम आकाशवाणी के बाद में। तो सलीला संस्थान, विमला जी, रेणु जी और प्रबोध जी का, जिन्होंने मुझे ये समझा कि हाँ, बच्चों के लेखन के लिए भी मैं कहीं ना कहीं आगे आ सकता हूँ, या बच्चों के अनुरूप कुछ लिखा जाने की बात मैं कर सकता हूँ। तो ये बात सही है कि बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल कर्म है। तो मैं पंकज जी की बात का, ये बात मैं बहुत अच्छे से इनको साधुवाद दूंगा कि जिस तरह से इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हाँ, वो कहानियां जो पहले जो हम पात्र लेते थे वो सब चीजें बदल के हम लिखें, हम प्रयास करेंगे। काफी कुछ सीखने का मौका मिला है। आप सबका आभार। जी सर। एक मिनट योगेश जी, आप बहुत स्पष्ट मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र के पहलुओं से मेरा वास्ता है कि हम अपनी कहानियों में जो एक ये क्यों सोच के रखते हैं कि पहले से हमारी कहानी का कोई हीरो होगा और कोई विलेन होगा। कहानियों में, बच्चों की कहानियों में सभी पात्र सामान्य होते हैं और हर एक की अपनी भूमिका होती है। भूमिका के अंदर यदि हम ये बहुत ही फ्लोटिंग कमेंट है कि लोकतंत्र के पहलू सभी घटिया हैं, या केवल जो ये पूरा तंत्र चल रहा है ये केवल ब्यूरोक्रेसी से चल रहा है या जुडिशरी से चल रहा है, सब जगह सब है। देखिए, जब तक हम उनके अधिकार की बात नहीं करेंगे, एक गांव में एक सरपंच है, जब आप जंगल में शेर की बात कर रहे हैं जिसको आपने देखा ही नहीं है, तो सरपंच को तो हम रोज देखते हैं मेरे भाई। आप, कोई जरूरी नहीं कि किसी का महिमा मंडन ही किया जाए, लेकिन एक कहानी में बहुत सारे चरित्र होते हैं और उनके कार्य होते हैं। मेरा आप उस मसले को समझे, मैं महिमा मंडन के नहीं कर रहा हूं। और हम हर चीज को चरम पे ले जाते हैं कि हमको या तो बिल्कुल पंडित नेहरू चाहिए। अरे भाई, मुझे तो योगेश जी भी चाहिए। योगेश जी ने जीवन भर बहुत ईमानदारी से नौकरी की है और बहुत अच्छे कार्यक्रम बनाए। व्हाई नॉट ही? प्लीज, थैंक यू। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। धन्यवाद सर।
बिल्कुल, और सच बात है कि बाल साहित्य से अगर बच्चों को जोड़ना है तो हमें पहले खुद को जोड़ना होगा और बच्चों की मानसिकता को समझ करके वहां पर उतर के फिर हमें काम करना होगा। और अब मैं हमारे आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री संजीव जायसवाल जी, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ बाल साहित्यकार है। इन पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। उठाकर कलम तलवार सवार करता हूँ, उठाकर कलम तलवार सवार करता हूँ, मैं लेखक हूँ जो शब्दों से लोगों के दिल में राज करता हूँ। श्री संजीव जायसवाल जी। धन्यवाद रेणु जी। हम लोग बहुत सम्मोहित होकर आपका संचालन देख रहे हैं। वास्तव में आप जो बीच में शेर और शायरी करती हैं वो कार्यक्रम की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी, प्रकाश तांतेड़ जी, विमला भंडारी जी, अग्रवाल साहब, फारूक अफरीदी साहब और योगेश जी जैसे विद्वानों को सुनने को मिला। जिस कार्यक्रम में पंकज चतुर्वेदी जैसे बाल साहित्य के विशेषज्ञ अपना संबोधन कर चुके हों, उसके बाद वहां कुछ बोलने के लिए शेष रह नहीं जाता। फिर भी कुछ तो बोलना है। वास्तव में पंकज जी ने बहुत सही दिशा दिखाई हमको। बस मैं उनकी एक बात में जोड़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका एक सफाई कर्मी की है। दरअसल सफाई कर्मी की नहीं, उनकी भूमिका एक मिस्त्री की है। जहां कहीं भी कुछ टूट फूट रह जाती है या कमी रह जाती है, वो उससे इतनी खूबसूरती से रिपेयर कर देते हैं कि वो रचना निखर के सामने आ जाती है। ये मैं कोई सुनी सुनाई नहीं, अपनी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। एनबीटी से मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और चारों को निखारने में पंकज भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है। खास करके मेरी एक चित्र कथा है, सूरज चंदा साथ साथ। उसके एक एक दृश्य पे पंकज जी ने हमसे इतनी विस्तृत चर्चा की और संशोधन सुझाए। कई दृश्य हटाए गए, कई दृश्य जोड़े गए। ये इन्हीं की कुशल संपादन है कि वो पुस्तक निखर के इतनी सामने इतनी खूबसूरती से आई। मैं आभारी हूं पंकज जी का। और उन्होंने सही बात कही कि हम लोगों को समाज के जो पहरुए हैं उनको लेकर और सफाई कर्मियों को लेकर और दूसरे जो आर्टिजन लोग हैं उनको लेकर कहानियां लिखनी चाहिए। मैंने लिखी हैं कुछ कहानियां, एक आधी, एक और वाल्मीकि, बूट पालिश, लोहार का बेटा, मत कहना कि हम गरीब हैं। लेकिन मैं आज इस मंच पे स्वीकार करता हूं कि इस दिशा में मुझे जितना लिखना चाहिए था मैंने नहीं लिखा, और मैं पंकज जी से वादा करता हूं कि कुछ कहानियां जल्दी ही ऐसी और दूंगा। दरअसल बाल साहित्य की समस्या क्या, बाल साहित्यकारों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड नहीं कर पाते। 90% बाल साहित्यकार बाल साहित्य लिखते ये मानकर कि वह यूनिवर्सल होगा। ऐसा नहीं है। बाल साहित्य में भी कई बच्चों की कई श्रेणियां हैं, अलग अलग आयु वर्ग है। हमें उनके हिसाब से लिखना चाहिए। जो रचना 3 साल से 5 साल के बच्चे के लिए उपयोगी होगी वो 5 साल से 8 साल के बच्चे के लिए नहीं होगी, और शायद 10 से 12 साल के बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होगी। तो लिखने से पहले हमें निर्णय लेना होगा कि हम किस आयु वर्ग के लिए लिख रहे हैं, तभी हमारी रचना सफल हो पाएगी। एक बात और पंकज जी ने उठाई थी पाठ्यक्रमों के बारे में, वास्तव में स्थिति चिंतनीय है। मैंने अभी 2 दिन पहले भी एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो लॉर्ड मैकाले की बनाई हुई है, जिनका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना नहीं होता था, बल्कि एक अच्छा क्लर्क बनाना था। आज भी हम क्लर्क ही बना रहे हैं। तो इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। इस दिशा में नेशनल बुक ट्रस्ट तो कार्य कर ही रहा, कुछ और संस्थाएं हैं, प्रथम बुक्स है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट है, एकलव्य है, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। अब अगर आज के कार्यक्रम के नायक माननीय प्रबोध कुमार गोविल जी की बात की जाए तो मैंने अपने जीवन में बहुत से साहित्यकारों को देखा जो कई विधाओं में लिखते हैं, लेकिन गोविल जी जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति से मेरी मुलाकात शायद पहले नहीं हुई। साहित्य की कौन सी ऐसी विधा है, आपने
शैक्षणिक पुस्तकें लिखी, उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, कविता लिखे, निबंध लिखे, यात्रा संस्मरण लिखे, यहां तक कि फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि आप स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, माधुरी जैसी बॉलीवुड की पत्रिकाओं में भी समान रूप से लिखते रहे जितना कि आपकी कलम लेखनी साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए चलती रही है। ऐसी अद्भुत प्रतिभा शायद बहुत कम लोगों में होती होगी। और आपका एक उपन्यास है जल तू जलाल तू, उसका 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अगर किसी रचना की गुणवत्ता डिसाइड करनी हो तो कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि अनुवाद हमेशा अच्छी रचना का ही होता है। कोई भी अनुवादक किसी खराब रचना का अनुवाद नहीं करना चाहेगा। तो अगर किसी रचना का अनुवाद 11 भाषाओं में हुआ है तो निश्चित रूप से वह रचना श्रेष्ठ होगी। आपके एक उपन्यास उगते नहीं उजाले को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सूर्य पुरस्कार मिला है। मंगल ग्रह के जुगनू का जिक्र 2 बार आया, पूर्व वक्ताओं ने किया। इसमें 2 जुगनू हैं जो हर साल पृथ्वी पर आते हैं और एक नई कहानी जन्म लेती है। हर साल आप एक पुस्तक इस विषय पर दे रहे हैं और हम सब लोगों ने अपने बचपन में, और शायद 1-2 लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने युवा अवस्था में फिल्म अभिनेत्री साधना को खूब देखा होगा। काफी लोग प्रशंसक थे उनके। साधना कट बाल तो फैशन चला था। आपने साधना जी की जीवन को लेकर एक उपन्यास लिखा है ज़बाने यार मन तुर्की, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है। अगर साधना को समझना है तो आप लोग इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। कुछ प्रयोग भी किए हैं गोयल साहब ने, जैसे जयपुर प्रेम की बाहों में। इसमें जयपुर से संबंध रखने वाले जितने लेखक हैं उनकी रचनाओं को आपने शामिल किया है। यह एक वास्तव में प्रयोग है कि किसी शहर विशेष के रचनाकारों को लेकर कोई संकलन तैयार किया जाए। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि आपका इंडिया नेट बुक से एक समझौता हो चुका है जिसके अनुसार हर साल 100 श्रेष्ठ रचनाकारों की रचनाओं को लेकर पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। और जिस प्रकार से आप साहित्य की निरंतर सेवा इस आयु में कर रहे हैं वह हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सब आपसे ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक सलिल प्रवाह की बात की जाए तो सबसे पहले मैं विमला भंडारी जी का आभार प्रकट करता हूं। दरअसल विमला भंडारी जी अब कोई रचनाकार नहीं है। मैं उन्हें रचनाकार नहीं मानता, क्योंकि वे अब अपने में एक संस्था बन चुकी हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बाल साहित्य के प्रमोशन के लिए जितना कार्य वो कर रही हैं उतनी कई बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं नहीं कर रही हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है सलम्बूर में उनके कार्यक्रम में शामिल होने का। तो कार्यक्रम तो जो थे उत्कृष्ट थे ही, लेकिन विमला जी की मेहमान नवाजी जो थी उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक एक अतिथि का जिस तरीके से वो ख्याल रखती थी वैसा दुर्लभ है। अगर इस पत्रिका की बात की जाए, सलिल प्रवाह की जो विशेषांक है, तो पंकज भाई ने सही कहा कि पूर्ण रूप से बाल साहित्य को समर्पित नहीं है। वास्तव में बाल साहित्यकारों के अलावा हर आयु वर्ग के साहित्यकारों के लिए उपयोगी है। अगर इसका हम पहला पन्ना ही खोले तो भाई राजेंद्र श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ है, बहुत ही श्रेष्ठ उत्कृष्ट सरस्वती वंदना है। माँ सरस्वती हमको वर दो, कपड़ा दृष्टि हम पर कर दो, तापस तपस मिटे संतस का, जीवन में सुचता भर दो, वीणा पाड़ी माँ वर दो। हर तरीके की रचना है इसमें। कविताएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा संस्मरण है, कार्यक्रमों के रिपोर्टाज हैं और अद्भुत पत्रिका है ये। शोधार्थियों के लिए तो लाभ इससे होगा ही, हम साहित्यकारों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसमें राजस्थानी की भी एक रचना है, भैयो मुंडो टीकरो, अजीब अंजन जी की बहुत अच्छी कविता है। और सबसे आखिरी में जो एक कविता है गिलहरी के ऊपर,
एक गिलहरी आगे आगे, एक गिलहरी पीछे पीछे, दोनों सरपट भाग रही हैं जैसे अपनी आंखें नीचे। अगर इस कविता को आप पढ़ें तो गिलहरी का नक्खटपन, चुलबुलापन आपके सामने जीवंत हो जाएगा, और कोई दृश्य जीवंत हो जाए वह इस रचना की सबसे बड़ी सफलता है। बहुत सी बातें कहने को थी, लेकिन मुझे बताया गया था कार्यक्रम 1 घंटे का था, लेकिन शायद 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन अफरीदी साहब इस यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस अवसर का लाभ जरूर उठाऊंगा। 2 साल पहले मैं जब राजस्थान एक कार्यक्रम में आया था, मुझे सल्ला संस्थान का शिखर सम्मान मिला था, तो वहीं पे यह सुखद समाचार मिला था कि राजस्थान सरकार ने बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की है, घोषणा की है। वास्तव में पूरे देश में बाल साहित्यकारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, और हम सबको बहुत गर्व हुआ था, और हम लोग हर कार्यक्रम में जाते थे तो राजस्थान सरकार के इस पहल का उदाहरण देते थे कि देखिए, बाल साहित्य के उत्थान के लिए एक अनूठी पहल की गई है। क्योंकि हम कहते हैं आज के युवा में आक्रोश बहुत ज्यादा है, आक्रामकता बहुत ज्यादा है, उनके चरित्र का निर्माण वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। तो इसमें दोष किसका है? हम लोगों ने शायद पौधों में खाद अच्छी नहीं डाली। जब खाद अच्छी नहीं डाली तो अच्छी फसल कहां से होगी, और ये खाद कहां से डालेंगे? चरित्र निर्माण कैसे होगा जब बाल साहित्य हम उनको अच्छा पढ़ने के लिए देंगे? तो इस दिशा में बाल साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। हमें लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छे अच्छे कार्य होंगे, लेकिन मैं थोड़ा अफसोस कहूं या दुख कहूं, अब हर कार्यक्रम में इस बात का जिक्र होता है कि राजस्थान सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे असली जामा नहीं पहनाया। अभी तक राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तक की तैनाती नहीं हुई है, यानी इब्तिदा भी नहीं हुई। 2 वर्ष बीत गए हैं, 2 वर्ष बहुत होता है। हालांकि इस बीच कोरोना काल आया, लेकिन गतिविधियां रुकी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऑनलाइन हुआ। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके देश के इस पहले बाल साहित्य अकादमी का पूर्णकालीन अध्यक्ष नामित किया जाए। आप हम लोगों की तरफ से, देश भर के साहित्यकारों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कीजिए, और न केवल नामित किया जाए बल्कि योग्य व्यक्ति किया जाए जिसके हाथों बाल साहित्य का कुछ कल्याण हो सके। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बहुत सी बातें सोची थी, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि सलिला साहित्य संस्था इसी प्रकार के कार्यक्रम करती रहेगी। खास करके जो कोरोना काल में चारों तरफ निराशा का वातावरण छा गया था, उस समय विमला भंडारी जी ने जो ऑनलाइन कार्यक्रम शुरुआत किए, पूरे देश के और विदेश के भी साहित्यकारों को जोड़ा, और उन्होंने एक कंपनी का जो स्लोगन था, टैगलाइन थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वास्तव में उसको इस छोटे से मोबाइल के माध्यम से चरितार्थ कर दिया, साकार कर दिया। हम सब यूं बात करते हैं जैसे आमने सामने बैठे हों। हमें उम्मीद है कि संकट का दौर खत्म हो गया है, और बहुत जल्दी कार्यक्रम होंगे जिसमें हम लोग फिजिकली उपस्थित होंगे और एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो श्रोतागण 2 घंटे से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हम सबको झेल रहे हैं, उनका सबका विशेष रूप से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आपने बहुत सारी बातों को अपने उद्बोधन में समेटा, और वास्तव में आपने कहा कि एक अच्छा बाल साहित्य जो होता है वो एक नई पौध बच्चों में पैदा कर देता है, क्योंकि बच्चों के अंदर मानसिकता में अगर बदलाव लाना है तो उन्हें अच्छा साहित्य देना ही होगा। उसके लिए हमें खुद को भी प्रयास करना होगा। तो कहते हैं बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा आप उनको आकार देंगे वो वैसे आकार में ढल जाएंगे। तो ये कर्तव्य हमारा बन जाता है कि बाल साहित्य की तरफ हम बच्चों को हम लोग जोड़ें। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए इन पंक्तियों के साथ श्री जगदीश भंडारी सर को बुलाना चाहूंगी कि खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायती चंद बनाए हैं, खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायती चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक रंग आप सभी का आभार व्यक्त करने आए हैं श्री जगदीश भंडारी जी। सभी को नमस्कार। बोलिए। सभी को नमस्कार। आज सलीला संस्था की ओर से सलील प्रवाह का लोकार्पण जो कार्यक्रम किया गया है, उसके
अध्यक्ष संजय जी जायसवाल साहब, प्रमुख अतिथि पंकज जी चतुर्वेदी साहब, सलीला का जो अंक निकला है प्रबोध कुमार जी गोविल साहब, फारूक अफरीदी साहब और ये साहब विराज हैं जिनका योगेश जी, एवं जो इस कार्यक्रम के संचालन कर रही है रेणु श्रीवास्तव जी है, मैं इन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने इस प्रोग्राम में सबने समय निकालकर बाल साहित्य को जो ऊंचाई प्रदान करने का कष्ट किया है, विमला जी के सलीला संस्था के आग्रह पर, मैं आप सबका इस अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं, क्योंकि आखिर में आभार व्यक्त करना है आप लोगों सभी विद्वान लोगों का जो चर्चाएं सुनी, बाल साहित्य को उन्नयन को कैसे आगे बढ़ाए, और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा हुई, आने वाले टाइम में ये बाल साहित्य को सही दिशा देंगी, निर्देश देंगे और आप सभी मिलकर बाल साहित्य को उन्नयन को आगे बढ़ाएंगे। यही मैं हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सभी ने समय निकालकर जो टाइम दिया है विमला जी के आग्रह पर, मैं पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद सर। और हम भी बस यही इतना ही कहेंगे कि ना दुआ याद रखना, ना सलाम याद रखना, ना दुआ याद रखना, ना सलाम याद रखना। इस दिल की है बस इतनी सी ख्वाहिश कि इस कार्यक्रम को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। आप सभी का धन्यवाद, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो दर्शक हैं इसलिए हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं उनके लिए। कोई कहते हैं ना कि कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि कोई हमें यहाँ पर सुन रहा है, इसलिए हम सबसे ज्यादा उनका धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया सर। जैसा कि कार्यक्रम में हमेशा होता है, हम लोग कार्यक्रम के पश्चात जनगण मंगल का गान, राष्ट्रीय गान करते हैं। तो मैं इसमें एंड ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन नहीं करेंगे हम, एंड ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, और बाद में हम सब अपने स्टूडियो में रहें और हम इसका गान करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जाए नहीं, हम एंड ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ मैं।